हेलो बच्चों, तो मैं गोलू कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं अपना यूट्यूब चैनल बीपीएस यूनिक सेंटर में। तो चलिए आज की क्लास में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं आनुवांशिकता के बारे में, और इस चैप्टर को मैं आपको इस कदर से बताऊंगा, इस कदर से पढ़ाऊंगा ताकि आप एक ही बार में सारे चैप्टर को समझ जाए और एग्जाम में यदि इससे संबंधित कोई भी प्रश्न आता है तो आप शानदार तरीके से बना सकते हैं। इस कदर से आपको मैं तैयार करूंगा और इस कदर से मैं आपको आज पढ़ाने वाला हूं। तो चलिए हम एक छोटे सा क्वेश्चन के साथ आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको पढ़ाएंगे। तो चलिए एक छोटे सा क्वेश्चन आपको बताता हूं आपके जीवन से संबंधित। तो क्वेश्चन यह है मेरे दोस्त, बदल जाओ वक्त के साथ या वक्त के बदलना सीखो। बदल जाओ वक्त के साथ या वक्त को बदलना सीखो। मत कोसो मजबूरियों को, मत कोसो मजबूरियों को, हर हाल में चलना सीखो। मेरा कहने का मतलब यह था मेरे दोस्त कि आप कोई भी कितना भी मजबूरी क्यों ना आ जाए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बस आपको इरादा नेक होना चाहिए। आप अपने इरादा को मजबूत कीजिए। जो भी आपका जितने भी मार्क्स आप गेन करना चाहते हैं उतना मार्क्स को आप गेन कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर अब हम पढ़ते हैं इन सभी चीज़ों के बारे में। ओके, चलिए आप लोग सीखना स्टार्ट कीजिए, मैं आपको शानदार तरीके से पढ़ाना स्टार्ट करता हूँ। ओके, चलिए यहाँ पर सबसे पहली बात मेरे दोस्त आप समझे, चैप्टर का नाम है आपका आनुवांशिकता। ठीक है, आनुवांशिकता, और इसमें आपको सबसे पहले पढ़ना है आनुवांशिकी। मेरे दोस्त आनुवांशिकी यानी जेनेटिक्स। व्हाट इज जेनेटिक्स, यानी आनुवांशिकी क्या होता है। तो सिंपल सी मतलब है आनुवांशिक क्या है, तो जीवों में होने वाली जो विभिन्नताएं हैं, विविधता है, डाइवर्सिटी है, जीवों में जो विविधता होता है और जैव विविधता के साथ साथ, विभिन्नताओं के साथ साथ उसकी आनुवांशिकता का जिस ब्रांच में, जिस शाखा में हम स्टडी करते हैं उसी को हम यहाँ पर आनुवांशिकी कहते हैं। इसलिए हमने सिंपल सी डिफिनीशन लिख दिया कि जीवों में होने वाली विभिन्नताओं एवं आनुवांशिकता का अध्ययन करना ही आनुवांशिकी कहलाता है। मतलब मेरे दोस्त कि मान लीजिए आप है, जैसे आप तो हूबहू अपने पापा मम्मी के समान नहीं होंगे, बिल्कुल नहीं होंगे। ऐसा कभी कभी रेयर केस में देखने को मिलता है कि कोई बच्चा जो है हूबहू अपना मम्मी और पापा के समान हो जाता है, हूबहू, ऐसा रेयर केस में। लेकिन मैक्सिमम जगहों पर जो है हूबहू मम्मी और पापा के शक्ल से जो है शक्ल मैच नहीं करता है, डिफरेंट होता है। तो वही कहा, जो जीवों में विभिन्नता होता है उसका अध्ययन, साथ ही साथ आनुवांशिकता। आनुवांशिकता कहने का मतलब है कि लक्षण, जैसे आपका जो मम्मी पापा के जो लक्षण होगा वह आप में लक्षण आएगा, यही आनुवांशिकता है। ठीक है, यही क्या है, आनुवांशिकता है। तो ध्यान रखें, जीवों में होने वाली विभिन्नताओं एवं आनुवांशिकता का अध्ययन क्या कहलाता है मेरे दोस्त, आनुवांशिकी कहलाता है। इट्स वेरी सिंपल। उसके बाद आप आनुवांशिकता समझ ले कि आनुवांशिकता क्या होता है। आनुवांशिकता कहने का मतलब है हेरिडिटी। व्हाट इज हेरिडिटी, आनुवांशिकता क्या है, माता पिता एवं अन्य पूर्वजों का गुण संतान में दिखाई देना या उत्पन्न होना आनुवांशिकता कहलाता है। ध्यान रखेंगे मेरे दोस्त कि माता पिता या अन्य पूर्वज, जैसे दादा दादी, इन सब का गुण, अन्य पूर्वज दादा दादी भी हो सकता है, चाहे आपका अंकल हो सकते हैं, आपका भाई हो सकता है, मतलब उसका भी जो कैरेक्टर है, लक्षण आप में आ सकता है। ठीक है, तो मतलब कि अगर हम पूर्वज की बात करते हैं तो खास तौर पर दादा का भी गुण आप में आ सकता है, पापा मम्मी का तो गुण अयबे करता है, लक्षण तो अयबे करता है। वही कह रहा है कि माता पिता एवं अन्य पूर्वजों का गुण संतान में दिखाई देता है या उत्पन्न होता है तो उसे हम आनुवांशिकता कहते हैं। ठीक, उसे हम क्या कहते हैं मेरे दोस्त, आनुवांशिकता कहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको आनुवांशिकी क्या होता है और आनुवांशिकता क्या होता है वह बिल्कुल समझ में आ गया होगा।
अब मैं आपको बता रहा हूँ आगे, जैसे एग्जाम्पल आँखों का रंग। कभी कभी आप क्या देखते हैं कि आपका जो आँख का रंग है, देखिएगा कि मम्मी के जैसा आपका मम्मी का आँख का रंग होगा, जैसे भूरा होगा तो भूरा आँख का रंग हो सकता है, जैसे आइरिस का रंग, पुतली का रंग, समझ रहे हैं, ऐसा हो सकता है। अगर आपके जो है मॉम यानी मम्मी का यदि जो पुतली का रंग है या जो आइरिस का रंग है काला है, तो आपका भी जो आँख का जो पुतली है और जो आइरिस है वो काला दिखाई देगा, काला जो है दिखने में लगेगा। तो ऐसा जो आँखों का रंग हो सकता है। बालों का प्रकार, जैसा आपके पप्पा का बाल जिस प्रकार से है घुंघरेला, या जिस प्रकार के बाल आपके पप्पा के हो सकते हैं वो आपका भी हो सकता है। इट्स वेरी सिंपल। उसके बाद नाक का आकार, जैसे नाक का आकार भी जैसे आपका पप्पा मम्मी का होगा वैसे नाक का आकार आपका हो सकता है, ठीक है। रक्त, जैसे जो रक्त जो है जो रक्त आपके पप्पा मम्मी में होगा वही रक्त जो है आप में हो सकता है। तो यही तो यहाँ पर क्या है मेरे दोस्त, आनुवांशिकता है। इट्स वेरी सिंपल कि मतलब संतान में जो है क्या होता है, मम्मी पापा का गुण आता है, यही क्या है, आनुवांशिकता है। इट्स वेरी सिंपल। अब यहाँ पर देखिए, आनुवांशिकी या आनुवांशिकता से संबंधित पहला अध्ययन किसने किया था, तो यहाँ पर ग्रेगर जॉन मेंडल ने किया था। मतलब आनुवांशिकता या आनुवांशिकी से संबंधित सबसे जो पहला स्टडी किया, वो स्टडी करने वाले जो वैज्ञानिक है, बायोलॉजिस्ट है, उन्होंने जिनका नाम था ग्रेगर जॉन मेंडल, इन्होंने ही सबसे पहले आनुवांशिकता का अध्ययन किया और बताया इन सभी चीज़ों के बारे में कि किस प्रकार से जो है आनुवांशिक पदार्थ का ट्रांसफ़र होता है बच्चों में पीढ़ी दर पीढ़ी। ये सबसे पहला किसने बताया मेरे दोस्त, ग्रेगर जॉन मेंडल ने बताया, वो भी मटर के पौधा पर प्रयोग करके। तो यहाँ पर कहा कि आनुवांशिकी से संबंधित पहला अध्ययन ग्रेगर जॉन मेंडल द्वारा किया गया, इसलिए आनुवांशिकी की पिता ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। मेरे दोस्त इस बात को आप जरूर याद रखें कि आनुवांशिकी को पिता, आनुवांशिकी यानी जेनेटिक्स के पिता हम ग्रेगर जॉन मेंडल को कहते हैं, क्योंकि इन्होंने ही आनुवांशिकता से संबंधित पहला अध्ययन किया था, पहला स्टडी किया था। तो एक नंबर में लगभग न जाने यहाँ पर कितने बार पूछा जा चुका है कि बता दो मेरे दोस्त कि आनुवांशिकता या आनुवांशिकी का पिता किसे कहते हैं, तो यहाँ पर ग्रेगर जॉन मेंडल को कहते हैं। जरूर याद रखें, आपका एक नंबर यहाँ से जरूर क्लियर हो जाएगा। चलिए अब हम यहाँ पर अगले बात करते हैं। जनन के दौरान यानी सेक्स के दौरान विभिन्नताओं का संचयन। जैसे क्या होता है कि जनन के दौरान जो भी विभिन्नता है उसका संचयन होता है, इकट्ठा होता है। इकट्ठा इसलिए होता है जैसे मेल और फीमेल, चाहे इस कदर से आप कह सकते हैं मम्मी और पापा का जो गुण होगा वो आप में कब आएगा, ये जनन के समय ही ऐसा होता है। जनन के समय ही, सेक्स के दौरान ही यानी जनन के दौरान ही ऐसा होता है। जिस समय जो है सेक्स सेल आपस में मिलते हैं उसी समय दोनों का गुण जो है मैच होता है, तब जो है आप में जो है आप कब बनते हैं। जैसे कोई बच्चा पैदा कब होता है, जब मम्मी पापा का या माता पिता का सेक्स सेल यहाँ पर जुड़ता है, तब यहाँ पर युग्मनज बनता है। फिर युग्मनज से यहाँ पर भ्रूण बनता है, भ्रूण से फिर यहाँ पर बच्चा बनता है। इस कदर से जो होता है, तो मम्मी पापा का जो गुण है वो आप में आएगा। तो वही कहा यहाँ पर कि जनन के दौरान विभिन्नताओं, जो भी विभिन्नता है मम्मी पापा में वो आप में कैसे आएगा, तो जनन के दौरान ही ये इकट्ठा होता है। इसीलिए यहाँ पर लिखा गया कि क्या क्या संचयन होता है उस समय, क्या क्या इकट्ठा होता है जो है बच्चे में आता है। ठीक है, उसके बारे में हमको जानना है। जैसे पहला पॉइंट हमने लिखा कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागति संतति को एक आधारित शारीरिक डिजाइन एवं कुछ विभिन्नताएं प्राप्त होती है। ऐसा लैंगिक जनन में होता है, ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है मेरे दोस्त, कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, जैसे मान लीजिए आप या हम, ये हो गए दूसरा पीढ़ी, और जो हमसे ऊपर जैसे पापा मम्मी, ये हो गए पहला पीढ़ी, और जो हम है वो दूसरा पीढ़ी हो गए। कभी भी
पीढ़ी की गिनती ऊपर से होती है, न कि नीचे से होती है। तो इसका मतलब है कि जो मेरे मम्मी पापा हुए वो फर्स्ट पीढ़ी हो गए और जो हम हो गए वो सेकेंड पीढ़ी हो गए, दूसरा पीढ़ी। तो क्या कहता है कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागति संतति को, यानी वंशागति कहने का मतलब लक्षण, जो पापा मम्मी में जो लक्षण होगा वह लक्षण दूसरी पीढ़ी में, मतलब जो पापा मम्मी में होगा लक्षण वो हम में आएगा। वही कहता है वंशागति संतति को एक आधारित शारीरिक डिजाइन बनता है। मतलब ये है कि ऐसा हो सकता है जैसे हमारा मम्मी पापा का जो शरीर है उस शरीर के आकार भी मेरा शरीर हो सकता है। तो एक डिजाइन तैयार हो गया और ऐसा होता है, कई बार होता है, ठीक है। कितना जो है देखने को मिला हो भी करता है ऐसा, ठीक है। और जो है एवं कुछ विभिन्नता है, बात सही है कि बहुत सारे हम में विभिन्नता भी हो सकती है। हो सकता है कि कभी कभी यहाँ पर थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए, रंग चेंज हो जाए, सांवला गोरा का फर्क हो जाए, ये भी होता है, ठीक है। तो विभिन्नताएं बहुत सारे, ऐसा नहीं होता है कि हूबहू जो है पापा मम्मी की तरह मैच कर जाते हैं, ऐसा नहीं होता है। ऐसा रेयर केस में किसी को देखने को मिलता है। इसीलिए यहाँ पर कहा कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागति संतति को एक आधारित डिजाइन जो है, शारीरिक डिजाइन जो प्राप्त होती ही होती है और कुछ विभिन्नताएं भी प्राप्त होती है, ठीक है। और दूसरा पॉइंट लिखा हमने, एकल जीव यानी अलैंगिक जनन से उत्पन्न जीव में कुछ विभिन्नताएं के साथ साथ बहुत अधिक समानताएं होती है। बात सही है कि जैसे अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, यहाँ पर गोल कृमि हो गया, फीता कृमि, इन सभी में क्या होता है, अलैंगिक जनन के कारण जो है, अलैंगिक जनन के कारण जैसे कुछ ही जो है परिवर्तन होता है, ज़्यादा परिवर्तन उसमें देखने को नहीं मिलता है। लेकिन हम लोगों में बहुत अधिक से अधिक परिवर्तन देखने को मिलता है। पहली बात कि खास कर तो मुंह जो है आपको हूबहू मैच नहीं करता रहता है, जरूर ना जरूर डिफरेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि हम लोगों में अधिक समानताएं नहीं होता है। लैंगिक जनन में हम लोगों में लैंगिक जनन होता है मनुष्य में, तो मनुष्य में जो लैंगिक जनन होता है जिस कारण से अधिक समानताएं नहीं होता है। और अमीबा पैरामीशियम में बहुत अधिक समानताएं होती है, कुछ ही विभिन्नताएं होती है, लेकिन अधिक से अधिक समानताएं होती है। इसलिए कहा कि एकल जीव या लैंगिक जनन से उत्पन्न जीव में कुछ विभिन्नताएं के साथ साथ अधिक समानताएं पाई जाती है। जैसे अमीबा का आकार कैसा होता है, अमीबा का कोई आकार नहीं होता मेरे दोस्त, जैसे बना लो वैसे ही अमीबा हो जाता है। ये मान लीजिए अमीबा है और दूसरा भी अमीबा इससे बनेगा तो दो भागों में टूट जाएगा, क्योंकि अमीबा में द्विखंडन होता है, तब फिर से ऐसा ही अमीबा बना लेगा। इसमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, तो अधिक से अधिक समानताएं होती है इसमें अलैंगिक जनन में, ठीक है। तो इस बात को आप जरूर ध्यान रखेंगे। फिर आगे हमने लिखा, लैंगिक जनन से उत्पन्न जीव में कुछ समानताएं के साथ अधिक विभिन्नताएं पाई जाती हैं। लैंगिक जनन, जैसे हम लोगों में लैंगिक जनन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, तो हम लोगों में अधिक समानताएं नहीं होता है, कम समानताएं होती है, अधिक विभिन्नताएं होती है। अधिक क्या होती है, विभिन्नताएं होती है। तो कहा कि लैंगिक जनन से उत्पन्न जीव में कुछ समानताएं के साथ साथ अधिक विभिन्नताएं पाई जाती हैं, हम लोगों में अधिक विभिन्नताएं होती है। तो इस बात को आप जरूर यहाँ पर ध्यान रखेंगे। तो अगर आपसे जनन के दौरान विभिन्नताएं का संचयन आता है कि क्या क्या संचय क्या क्या इकट्ठा होता है, तो इस जो है 2 से 3 पॉइंट को आप लिख सकते हैं, यहाँ पर काम 35 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगर हम बात करते हैं मेरे दोस्त आगे यहाँ पर बात करते हैं, ध्यान से समझेंगे। तो कह रहा है कि ग्रेगर जॉन मेंडल द्वारा मटर के पौधे पर प्रयोग, यानी ग्रेगर जॉन मेंडल के द्वारा कौन सी पौधा का चयन किया गया मेरे दोस्त, तो याद रखेंगे मटर के पौधे का चयन किया गया। उन्होंने जो अपना स्टडी किया मटर के पौधे को चुना, और मटर के पौधे का चुनने का क्या कारण रहा, क्योंकि उसका जो लाइफ जो है ना शॉर्ट फॉर्म में है, मतलब छोटा सा जीवन अवधि है, ठीक है, छोटा सा जीवन अवधि है। क्योंकि मटर जो है एक वर्ष में वह जो है बढ़िया से वह उसका फसल उग भी जाता है और समाप्त भी हो जाता है एक वर्ष में, क्योंकि मटर जो है एक वार्षिक पौधा होता है, वर्ष में जो है
एक बार में, एक वर्ष में वह उसका हर चीज़ समाप्त हो जाता है। उसका मटर भी तोड़ लीजिएगा और एक वर्ष के बाद वह समाप्त भी हो जाएगा, एक वर्ष के अंदर में ही। इसीलिए छोटा जीवन चक्र होने के वजह से जो है उन्होंने इस पौधा को चयन किया कि आसानी तरीके से स्टडी हो सके, आसानी तरीके से किसी व्यक्ति को बताया जा सके और किसी को समझाया जा सके। ठीक है, इस कारण से तो कहता है, तो मेंडल ने अपने प्रयोग में मटर के पौधे का चयन किया जिसके वैज्ञानिक नाम, यानी मटर के जो पौधा का वैज्ञानिक नाम होता है वह याद रखें मेरे दोस्त, पीसम सेटिवम होता है, या हिंदी में इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, पाइसम भी लिख सकते हैं, डजंट मैटर, पाइसम सेटिवम, सेटिवम, या आप इसको पीसम सेटिवम भी पढ़ेंगे, डजंट मैटर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कितना बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि मटर का वैज्ञानिक नाम बताओ मेरे दोस्त, तो आप कहना कि पीसम सेटिवम होता है। ठीक, जरूर याद रखेंगे। चलिए, मेंडल ने मटर के पौधे का आखिर चयन क्या किया, क्यों किया, चुना क्यों, उसके बारे में जानते हैं। मटर के पौधे का चुनने का कारण, पहला कारण है मेरे दोस्त कि पौधा का छोटा जीवन अवधि, पहले ही बता दिया कि ये पौधा का क्या है, छोटा जीवन अवधि था, शॉर्ट लाइफ स्पेन था, लाइफ स्पेन था। ठीक है, यानी छोटा सा जीवन अवधि था, जिस कारण से इन्होंने मटर का पौधा का चयन किया, यानी मटर वार्षिक पौधा था, इसलिए पहला कारण ये है। दूसरा रीजन है मेरे दोस्त कि मटर के पौधे में द्विलिंगी पुष्प होते हैं, द्विलिंगी पुष्प होते हैं, और द्विलिंगी पुष्प कहने का मतलब यह है यहाँ पर मेरे दोस्त कि इसमें नर वाला भी लिंग और पुरुष मतलब मादा वाला भी लिंग, दोनों लिंग इसमें, दोनों प्रकार के लिंग इसमें पाए जाते हैं इसके पुष्प में। किसके पुष्प में? मटर के पौधे के पुष्प में। और ये जो है द्विलिंगी पुष्प पाया जाता है, जिस कारण से स्टडी करना मेंडल को बहुत आसान हो गया। इसी दूसरा रीजन यही है कि द्विलिंगी पुष्प होने के कारण इन्होंने इस मटर के पौधे का चयन किया। और तीसरा कारण ये रहा मेरे दोस्त कि इन्होंने देखा कि इसमें सेल्फ पोलिनेशन संभव है। सेल्फ पोलिनेशन संभव कहने का मतलब है कि जब दो लिंग इसमें प्रेजेंट है मेरे दोस्त, दो लिंग जब उसमें प्रेजेंट है इस पौधे में, इसका अर्थ है कि उसमें स्वपरागन होगा, सेल्फ पोलिनेशन होगा, मतलब अपने आप में वह सेक्स कर सकता है। सेल्फ पोलिनेशन का कहने का मतलब यहाँ पर ये रहा। ठीक है, तो इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा। तो कह रहा है इसमें तीसरा कारण है कि स्वपरागन एवं परपरागन दोनों ही प्रक्रिया होता है, परपरागन भी होता है और स्वपरागन भी होता है। ये सबसे बड़ा यहाँ पर जो है रोल अदा किया ये दोनों, द्विलिंगी पुष्प और स्वपरागन और परपरागन, जिस कारण से इनका जो स्टडी करना आसान हो गया, जिस कारण से इन्होंने मटर के पौधे का चयन किया कि द्विलिंगी पुष्प था, इसमें स्वपरागन और परपरागन की क्रिया दोनों हुआ, मतलब सेल्फ पोलिनेशन। और यहाँ पर परपरागन कहने का मतलब है कि एक तो हो गया स्वपरागन और ये हो गया परपरागन, मतलब एक पुष्प से दूसरे पुष्प पर अगर परागकण होता है तब पर भी यहाँ पर सेक्स होगा पौधे में, और अपने पुष्प से अपने ही परागकण अपने जो है वर्तिकाग्र पर गिरता है, अपने ही पुष्प पर गिरता है, तब पर भी यहाँ पर जो है पोलिनेशन होगा, सेक्स होगा। तो इसका मतलब है दोनों प्रकार के इसमें जो है सेक्स संभव था। ठीक है, इसलिए यहाँ पर इसका चयन किया गया। ठीक, यहाँ पर इस बात को जरूर ध्यान रखेंगे। अगर हम बात करते हैं आगे, मेंडल के अध्ययन किए गए गुणों या लक्षणों की संख्या 7। कितना बार एग्जाम में आ चुका है मेरे दोस्त कि मेंडल ने जो अध्ययन किया वह कितने लक्षण को लिया, कितने विकल्पी लक्षणों को लिया। तो मेरे दोस्त यह ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर मेंडल ने 7 विकल्पी लक्षणों को लिया था। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ इसको आप जरूर याद रखिएगा। एक नंबर यहाँ से फिट हो जाएगा, एक नंबर यहाँ से आ सकता है ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछा तो। अगर 2 नंबरिया पूछा तो आराम से जो है जो पूछेगा मटर जो चुनने का कारण आराम से 3 कारण को लिख दीजिएगा, काम 35 हो जाएगा। बस यहाँ पर पढ़ाई कर लीजिए ना तो क्वेश्चन यहाँ पर मज़े से बन जाएगा। अगर आप पढ़ाई नहीं कर ले रहिएगा मेरे दोस्त तो क्वेश्चन यहाँ पर आसानी से नहीं बनने वाला है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इतना बिल्कुल समझ में आ गया होगा। ठीक, चलिए हम अगले स्लाइड पर चलते हैं लेकर के। और अगले स्लाइड ये रहा मेरे दोस्त
कि मेंडल ने मटर के पौधे का अध्ययन 2 प्रयोग के आधार पर किया। सिंपल सी मतलब है कि मेंडल ने तो मटर के पौधे का चयन किया, स्टडी किया मटर के पौधे पर, लेकिन कितने आधार पर अपना प्रयोग किया, तो यहाँ पर कहेंगे 2 प्रयोग के आधार पर जो है अपना प्रयोग किया। पहला था एकल संकरण। एकल संकरण कहने का मतलब है मोनोहाइब्रिड क्रॉस, एकल संकरण मोनोहाइब्रिड क्रॉस। दूसरा द्विसंकरण यानी डाई हाइब्रिड क्रॉस। कौन सी? डाई हाइब्रिड क्रॉस। तो इस दोनों को हम एक एक करके पढ़ते हैं और शानदार तरीके से पढ़ते हुए चलते हैं और समझाते हैं। आपको समझने की कोशिश कीजिएगा, आपको बिल्कुल शानदार तरीके से समझ में आएगा। और एग्जाम में पूछा जा चुका है कि बताओ एकल संकरण से आप क्या समझते हो और द्विसंकरण से क्या समझते हो। तो चलिए यहाँ पर हम समझाते हैं एकल संकरण, उसके बाद जो है आप बिल्कुल समझ जाइएगा। यहाँ पर देखिए, कहता है एकल संकरण क्या है। कहता है एकल संकरण का डिफिनीशन है यहाँ पर, जब एक ही लक्षण के 2 भिन्न पौधे, जैसे मेंडल ने आपको पता है कि 7 विकल्पी लक्षणों का अध्ययन किया मटर के पौधे पर। उस 7 विकल्पी लक्षणों में से मतलब कि लक्षण एक ही प्रकार के हो, लेकिन 2 अलग अलग पौधे के बीच क्रॉस कराया। लक्षण कहने का मतलब हो सकता है कि उसका फूल का रंग पीला है तो पीला रहेगा, हरा है तो हरा रहेगा, हो गया एक ही लक्षण। अगर उसका हो सकता है कि उसकी बीज का आकार, जैसे पौधे का जो बीज के आकार है वो गोलाकार रहा होगा दोनों पौधे के, तो लक्षण किसी भी प्रकार से एक ही होना चाहिए, लेकिन डिफरेंट पौधा होना चाहिए। जैसे लंबाई के आधार पर आप देख सकते हैं, सिंपल सी मतलब है। तो यहाँ पर देखिए, तो कहा जैसे ही लंबाई के आधार पर ही हमने लिया है, किसके आधार पर लिया है? लंबाई के आधार पर। तो कहा कि जब एक ही लक्षण के 2 भिन्न पौधे के बीच क्रॉस कराया जाता है, लक्षण एक ही हो सकता है लेकिन पौधा होगा भिन्न। जैसे शुद्ध लंबा पौधा है जिसको हम कैपिटल TT से दिखा दिए शुद्ध लंबा पौधा को, और दूसरा है शुद्ध बौना पौधा जिसको हम स्मॉल TT से दिखा दिए। अगर कहीं पर स्मॉल TT है इसका मतलब आप कहेंगे शुद्ध बौना पौधा है। अगर यहाँ पर कैपिटल TT आपको दिखाई देता है तो शुद्ध यहाँ पर लंबा पौधा होगा। ठीक, अब देखिए मेरे दोस्त, क्या होता है कि क्रॉस कराना है। क्या कहा कि 2 भिन्न पौधे के बीच क्रॉस कराया जाता है। तब भिन्न पौधे, एक शुद्ध लंबा एक शुद्ध बौना हो गया, इसको बीच क्रॉस कराया जाएगा। तो क्रॉस कराया जाएगा तो क्या होगा कि सबसे पहले तो इसको हम युग्मक लेंगे। क्रॉस कब होता है? क्रॉस किसके बीच होगा? संलयन किसके बीच होता है? पहली बात सेक्स सेल के बीच होता है। किसके बीच होता है? सेक्स सेल। तो सेक्स सेल इसमें हम आगे मतलब कि अलग अलग करेंगे, यानी बांटेंगे। इसमें के सेक्स सेल यहाँ ले आएंगे, इसमें के सेक्स सेल यहाँ ले आएंगे। सेक्स सेल कहने का मतलब है युग्मक। सेक्स सेल कहने का मतलब है मेरे दोस्त यहाँ पर युग्मक। तो आप बताइए यहाँ पर कि ये हो गया आपका युग्मक। क्या हो गया यहाँ पर? युग्मक हो गया। तो यहाँ पर क्रॉस कराने के लिए हमने युग्मक को ले लिया। इसमें से एक युग्मक मतलब ये जो शुद्ध लंबा पौधा है, इससे यहाँ पर कैपिटल T ले लिया। यहाँ पर इसमें के युग्मक मतलब सेक्स सेल यहाँ आ गया एगो। ए में से एगो स्मॉल T ले लिए, तो स्मॉल T जो है ये युग्मक के तौर पर काम करेगा, सेक्स सेल के तौर पर काम करेगा। तो मेरे दोस्त यहाँ पर अब क्रॉस कराया गया। क्या कराया गया? क्रॉस। तो क्रॉस कराया गया तो क्या देखा गया कि पहला पीढ़ी में जो भी पौधा प्राप्त हुआ सबके सब लंबा प्राप्त हुआ। यानी यहाँ से ऐसे लिया और ऐसे क्रॉस करा दिया। तो क्रॉस जब कराया गया, संकरण कहने का मतलब यहाँ पर समझ लो मेरे दोस्त कि क्रॉस कराना है। संकरण कहने का मतलब है कि यहाँ पर क्रॉस कराना है। तो यहाँ पर क्रॉस कराए हम किसके किसके बीच मेरे दोस्त? तो यहाँ पर कैपिटल T है, यहाँ पर स्मॉल T है, दोनों के बीच हमने क्रॉस करा दिया। तो यहाँ से आया कैपिटल T, यहाँ से आया स्मॉल T। तो देखिए बात होता है कि कभी भी जो है प्रभावशाली लक्षण इसमें अपना गुण दिखा देता है, लेकिन अप्रभावशाली लक्षण छुप जाता है। वह अगला पीढ़ी में दिखाई देगा। भले ही पहला पीढ़ी में वह छुप जाए, लेकिन अगला पीढ़ी में वो लक्षण दिखाई देता है। इसलिए मेरे दोस्त यहाँ पर पहला पीढ़ी में यह देखा गया कि 100% लंबा पौधा हो गया। मतलब इसमें छोटा होने का गुण छुपा हुआ है स्मॉल T, लेकिन अभी पहला पीढ़ी में दिखाई बिल्कुल नहीं देगा। इसलिए 100% अभी जो भी पौधा यहाँ पर प्राप्त होने वाला है 100% लंबा पौधा प्राप्त हुआ। 100% कहने का मतलब सभी के सभी यहाँ पर लंबा प्राप्त हुआ। और लंबा में भी कैसा लंबा? संकरण लंबा। संकरण लंबा इसलिए मेरे दोस्त क्योंकि यहाँ पर क्रॉस कराए हैं। क्रॉस करा दिया
ये क्रॉस कहने का मतलब संकरण हो गया, और संकरण लंबा है। संकरण लंबा इसलिए हमने यहाँ पर कहा क्योंकि यहाँ पर जो है संकरण करा के और क्रॉस करा करके यहाँ कैपिटल टी और स्मॉल टी प्राप्त हुआ है। तो यह भी एक पौधा का जन्म लिया, और ऐसा एक ही नहीं, जितने सारे पौधा होगा सब के सब 100% यहाँ पर लंबा पौधा प्राप्त होगा, और यहाँ संकरण लंबा होगा जिसमें स्मॉल टी छुपा हुआ है, और ये अगला पीढ़ी में दिखाई देगा जैसे दूसरा पीढ़ी में दिखाई देगा। कहेंगे कैसे, वो जरा सा ध्यान से समझिए। ये है आपका एकल संकरण। ठीक है मेरे दोस्त, अब देखिए ये अगला पीढ़ी में कैसे दिखाई देता है, इसके बारे में थोड़ा सा आप ध्यान से समझेंगे। ठीक है, तो यहां पर देखिए कैसे जो है दिखाई देता है। जैसे आपको पहले पता है कि 100% यहाँ पर जितने सारे पौधे प्राप्त होगा सबके सब यहाँ पर लंबा पौधा प्राप्त होगा। तो इस लंबे पौधे से हम मान लीजिए कि 2 पौधा को उठा लिए, इस सब के सब लंबे पौधा, ऐसा नहीं कि एक गो होगा, ऐसा एक ही नहीं होगा, बहुत सारे पौधा होगा। तो इसमें 2 पौधा को हम उठा लिए और दोनों के बीच हम क्रॉस करा कर देखते हैं। दोनों के बीच क्या करा कर देखते हैं, यहाँ पर क्रॉस करा कर देखते हैं, यानी संकरण करा कर देखते हैं। क्या फर्क पड़ता है हमें, देखते हैं यहाँ पर संकरण कैसे कराते हैं। तो 2 पौधा को ले लिए और यहाँ पर क्रॉस कराना है। ये भी लंबा पौधा है, ये भी लंबा पौधा है, लेकिन संकरण लंबा है, इसमें छोटा होने का गुण छिपा हुआ है। तो देखिए अब इस दोनों के बीच क्रॉस कैसे कराया जाएगा। तो पहली बात कि ये कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ पर कैपिटल टी स्मॉल टी, तो कहेंगे अलग अलग यहाँ पर ले लीजिए। कैपिटल टी को इधर कर लो, स्मॉल टी को यहाँ पर कर लो, कैपिटल टी को इधर कर लो, स्मॉल टी को यहाँ पर कर लो। तो उसी प्रकार से अलग अलग कर दिए हैं। अलग अलग कैसे किया हमने, और यहाँ पर एक जो है एक स्क्वायर टाइप में ले लिए, यहाँ पर एक क्यूब, ये क्या कहते हैं रेक्टेंगल टाइप में ले लिए, और यहाँ पर एक समझाने की कोशिश की है ताकि आप लोग बेहतर से समझ सकें। तो क्या किया, एक यहाँ पर जो है एक हमने डायग्राम यहाँ पर एक चार्ट पेपर के जरिए यहाँ पर समझाने की कोशिश किया हूँ कि मेरे दोस्त देखिए कि यहाँ पर 2 पौधे के बीच कैसे क्रॉस कराया जाता है, तो दूसरा पीढ़ी में कैसा कैसा पौधा प्राप्त होता है। पहला पीढ़ी में देखा गया कि जितने सारे पौधा था सबके सब लंबा प्राप्त हुआ एकल संकरण में, और दूसरा पीढ़ी में देखिए यहाँ पर मान लीजिए कि क्रॉस कराते हैं तो कैपिटल टी यहाँ है ना कैपिटल टी, और एगो स्मॉल टी है। तो कैपिटल टी यहाँ पर रख लिए और ई वाला स्मॉल टी यहाँ पर रख लिए, ठीक है, क्रॉस कराने के लिए। और ये वाला को उठाए तो कैपिटल टी ये वाला रख लिए, और एगो इस साइड वाला स्मॉल टी यहाँ पर रख लिए। क्या फर्क पड़ता है, अब यहाँ पर क्रॉस कराने में आसानी और सहूलियत होगा। कैसे क्रॉस होता है, सपोज मान ले मेरे दोस्त कि कैपिटल टी यहाँ से आया, एगो कैपिटल टी यहाँ से आया, तो देखा गया कि यहाँ पर लंबा पौधा प्राप्त हुआ, शुद्ध रूप से लंबा पौधा प्राप्त हुआ, क्योंकि यहाँ पर कैपिटल टी है, स्मॉल इसमें है नहीं। और क्या होता है, कैपिटल टी और स्मॉल टी एक साथ अगर फेंटा जाए तो कैपिटल टी वाला अपना गुण तो दिखाएगा, लेकिन स्मॉल टी वाला गुण छुप जाता है। जो ज़्यादा पावरफुल है वह अपनी गुण को दिखाता है, और जो पावरफुल नहीं है अपने गुण को छुपा लेता है, उसका गुण छुप ही जाता है। सिंपल सी मतलब है, अधिकतर जगह पर ऐसा होता है कि जो ज़्यादा पावरफुल है वही अपनी गुण को दिखाता है। सपोज मान लीजिए मेरे दोस्त कि जो पावरफुल व्यक्ति है वही तो अपने जो है नेतृत्व कर पाएगा। जो पावरफुल व्यक्ति ने, जैसे आप जो है सही से नहीं पढ़े तो यहाँ पर आप जो है अपनी नेतृत्व सही से नहीं कर पाएंगे। अगर आप अच्छे से पढ़कर जाते हैं, 100% देकर जाते हैं, तो आप जो है एग्जाम में बेहतर करेंगे। कहने का मतलब यहाँ पर ये है, इसलिए यहाँ पर 100% दीजिए आप पढ़ाई में, ठीक है। सब में यही नियम लागू होता है, किसी भी चीज़ में 100% दे दीजिए, जरूरी होता है। अब देखिए मेरे दोस्त यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है कि कैपिटल टी इधर से आया, कैपिटल टी इधर से आया, तो दोनों टकरा गया तो कैपिटल टी मिल गया, तो यहाँ पर शुद्ध रूप से लंबा पौधा प्राप्त हुआ। दूसरी बात यहाँ पर देखा गया कि कैपिटल टी मान लीजिए कि एक गुल यहाँ से जाएगा और स्मॉल टी यहाँ से आ जाएगा, तब बन क्या जाएगा, यहाँ पर बन जाएगा कैपिटल टी स्मॉल टी। तो ये भी लंबे पौधा प्राप्त होगा। भले ये कौन सा प्रभाव दिखाएगा, लंबा होने का, कैपिटल टी का, स्मॉल का छुप जाता है यहाँ पर, ठीक है। अगर हम अगली बात करते हैं इसमें, तो देखिए कैपिटल टी यहाँ से आ जाएगा, स्मॉल टी यहाँ से आ जाएगा। पहले कैपिटल लिखना, बाद में स्मॉल लिखना, सिंपल सी मतलब है। तो क्या हो जाएगा, कैपिटल टी और स्मॉल टी। तो यहाँ पर भी क्या देखा गया कि लंबा पौधा प्राप्त हुआ,
लंबा पौधा प्राप्त हुआ। लेकिन शुद्ध रूप से लंबा नहीं है, अशुद्ध है, ये भी अशुद्ध लंबा है, इसमें गुण छुपा हुआ है जो यहाँ पर दिखाई देगा। देखिए कैसे दिखाई देता है। देखिए स्मॉल टी यहाँ से आ जाएगा तो स्मॉल टी, एगो स्मॉल टी यहाँ से इधर से गया इधर से आएगा तो स्मॉल टी टी मिल जाएगा। और जब मेरे दोस्त स्मॉल टी टी यहाँ पर मिल गया, इसका मतलब बौना पौधा प्राप्त होगा। कौन सा पौधा प्राप्त होगा? बौना पौधा प्राप्त होगा, क्योंकि इधर से स्मॉल टी और इधर से स्मॉल टी आ जाएगा तो शुद्ध रूप से बौना पौधा प्राप्त होगा। मतलब ये हुआ मेरे दोस्त कि F2 पीढ़ी में बदल गया, पूरा दिशा और दशा बदल गया। पहले पीढ़ी में 100% लंबा पौधा हुआ करता था एकल संकरण में, लेकिन दूसरी पीढ़ी में पूरा दिशा ही चेंज हो गया। और चेंज क्या हुआ मेरे दोस्त कि यहाँ पर देखा गया कि एगो शुद्ध रूप से लंबा हुआ, एगो शुद्ध रूप से लंबा हुआ और दूगो अशुद्ध रूप से लंबा हुआ, क्योंकि स्मॉल टी टी छुपा हुआ है, और एगो शुद्ध रूप से बौना हो गया स्मॉल टी टी के साथ। ठीक है, इसलिए यहाँ पर कहेंगे लंबा हो गया सामान्य तौर पर कई गो पौधा, एगो दूगो तीन गो, मतलब पहला दूसरा तीसरा, तीन गो लंबा हो गया और ये गो जो है बौना हो गया, जो आदमी बाहर से भी देख सकता है, ऊपर से जो दिखाई देता है। आप अंदर के गुण तो आप नहीं ना देख सकते कि अंदर में क्या स्मॉल टी छिपा हुआ है कि यहाँ पर कैपिटल टी छुपा हुआ है। जो छुपा हुआ रहता है वो नहीं दिखाई देता है। तो अब मान लीजिए कि बाहर से आपको अगर पौधा को खड़ा करके रख देगा कि तीन गो पौधा में, जिसमें ये शुद्ध रूप से लंबा रहेगा, ये अशुद्ध रूप से लंबा, तो आप पहचान नहीं पाइएगा, क्योंकि स्मॉल टी इसमें छुपा रहता है। उसमें गुण, पौधा का ऐसा गुण होता है कि वो छुपा लेता है, आपको दिखाया ऐसा नहीं देगा मेरे दोस्त। इसलिए यहाँ पर देखिए, अगर आप बाहरी रूप से अगर अलग से देखिएगा तो कहिएगा कि आपको दिखाई देगा कि ये इसमें भले ही स्मॉल टी छुपा हुआ है लेकिन ये लंबा दिखाई देगा आपको दिखने में, और ये स्मॉल टी में छुपा हुआ है लेकिन कैपिटल टी है तो अपना प्रभाव दिखाता है दोनों, ये भी लंबा दिखाई देने में, मतलब आप जो देखिएगा ऊपर से बाहर से, और ये तो लंबा है ही। यानी अगर आप बाहर से देखते हैं तो यहाँ तीन गो लंबा पौधा आपको दिखाई देगा और एगो बौना पौधा दिखाई देगा जब आप बाहर से देखिएगा। बौना है तो सिंपल से कहेगा ये तीन गो जो है खड़ा खड़ा लंबा है, सिंपल से मतलब कह दीजिएगा ये तीन गो खड़ा लंबा है, ये छोटा है तो ये बौना हो गया, ये तीन गो जो है लाइन से लंबा हो गया। ये मतलब बाहरी रूप से देखेंगे तो आप आराम से आप बोल सकते हैं। इसलिए यहाँ पर देखिए मेरे भाई, यहाँ पर कुछ बात हमने लिखा है F2 पीढ़ी का एकल संकरण में, कुछ खास बात जो एग्जाम में बार बार आता है, इसलिए इस बात को जरूर ध्यान रखें कि एकल संकरण में फिनोटाइप अनुपात, कौन सी अनुपात? फिनोटाइप कहने का मतलब है कि जो बाहर से देखने में कैसा है वो वाला अनुपात। तो बाहर से जो देखने में लगेगा कै गो लंबा है, एगो दूगो तीन गो लंबा एगो बौना, हो गया 3:1। इतना को आप जरूर याद रखिएगा, सिंपल सी मतलब है। अगर हम जीनोटाइप कहने का मतलब है कि जो आपको दिखाई नहीं देगा, छुपा होगा, मतलब पहले तो दिखाई देता हो तो बेहतर है, और जो ना दिखाई देता उसको भी लेना पड़ेगा आपको जीनोटाइप में, यही कहता है जीनोटाइप। तो देखिए जीनोटाइप सिंपल सी मतलब है आपको वो लक्षण दिखाई नहीं देगा। ठीक है, जीनोटाइप में सही सब कुछ दिखाई नहीं देता है, यहाँ पर समझना पड़ता है बातों को। ठीक है, अच्छे तरीके से स्टडी करना पड़ता है, तब वहाँ पर समझ पाइएगा आप। तो देखिए मेरे दोस्त, यहाँ पर जीनोटाइप अनुपात की बात कर ले। जीनोटाइप में जैसे शुद्ध रूप से लंबा एक जगह हो गया, पूरा पहचाना जाएगा, शुद्ध रूप से लंबा एगो है, और अशुद्ध रूप से लंबा, ये भी लंबा है लेकिन अशुद्ध रूप से लंबा है क्योंकि स्मॉल टी है। तो कैपिटल टी वाला अपना गुण दिखाएगा, स्मॉल टी वाला अपना गुण जो है छुपा लेगा। तो आप बताइए, यहाँ पर दूगो तो लंबा है लेकिन अशुद्ध रूप से लंबा है, इसलिए एगो लंबा एगो, ये अशुद्ध रूप से दूगो लंबा हो गया। तब पहला शुद्ध रूप से एगो लंबा और दूगो जो है अशुद्ध रूप से लंबा, और ये गो शुद्ध रूप से बौना। इसलिए यहाँ पर जो जीनोटाइप अनुपात हो गया मेरे दोस्त, 1:2:1 है। ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम अगले स्लाइड पे, और अगले स्लाइड को मैं आपको समझाना चाहता हूँ। चलिए इस स्लाइड को देखिएगा। कहा मेंडल ने एकल संकरण के आधार पर 2 नियम दिया। मेंडल ने क्या किया कि एकल संकरण के आधार पर 2 नियम को यहां पर दिया। कितने नियम को? 2 नियम को। पहला था लॉ ऑफ डोमिनेंस यानी प्रभाविता का नियम। दूसरा था मेरे दोस्त पृथक्करण का नियम, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ये दोनों नियम एग्जाम में न जाने कितना बार पूछा जा चुका है।
सबसे पहले तो प्रभाविता का नियम बहुत अधिक बार पूछा जा चुका है, इसलिए प्रभाविता का नियम बहुत ही आसान है और शानदार तरीके से आप याद रख सकते हैं। देखिए मैं आपको समझा रहा हूँ। देखिए सबसे पहले हम जानते हैं प्रभाविता का नियम। मेंडल ने प्रभाविता का नियम एकल संकरण के आधार पर दो नियम दिया, पहला प्रभाविता का नियम, दूसरा पृथक्करण का नियम। तो प्रभाविता का नियम क्या होता है बच्चों, यहाँ पर ध्यान से समझेंगे। तो कहता है प्रभाविता का नियम, लॉ ऑफ डोमिनेंस, जब प्रभावी लक्षण का जीन अप्रभावी लक्षण का जीन दोनों साथ में उपस्थित होता है। पहली बात कि प्रभावी लक्षण का जीन और अप्रभावी लक्षण का जीन जब दोनों साथ में उपस्थित होता है, मान लीजिए कि प्रभावी लक्षण यहाँ पर जो है, प्रभावी लक्षण लंबा पौधा हो गया और अप्रभावी लक्षण बौना पौधा हो गया। प्रभावशाली लक्षण कहने का मतलब है जो अपना जो है प्रभाव बनाए रखेगा उसको प्रभावशाली लक्षण कहते हैं, और अप्रभावशाली लक्षण जो अपना जो है प्रभाव नहीं बनाए रखेगा उसको हम अप्रभावशाली लक्षण के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर कहा जब प्रभावशाली लक्षण और अप्रभावी लक्षण का जीन, दोनों का जीन जो है, जैसे इसका जीन हो गया ये वाला जीन, ये दोनों जीन में बढ़ती है। ये जीन कहने का मतलब यहाँ पर युग्मक में बांध सकते, युग्मक मतलब सेक्स सेल में यहाँ पर बांट दीजिए, क्रॉस कराने में सुविधा होगा। ठीक है, सेक्स सेल में बांट दिए, इसी को आप जीन कहिए, इसी को यहाँ पर युग्मक कहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर देखिए क्या होता है, प्रभावी लक्षण का जीन एवं अप्रभावी लक्षण का जीन को क्या किया जाता है, जब दोनों एक साथ उपस्थित होता है तो केवल प्रभावशाली लक्षण वाला जीन अपना लक्षण प्रदर्शित करता है। क्या होता है कि जब प्रभावशाली लक्षण, प्रभावी लक्षण और अप्रभावी लक्षण का जीन को क्या किया जाता है कि एक साथ रखा जाता है, तो प्रभावशाली लक्षण वाला जीन ही अपना गुण को दिखाता है और अप्रभावशाली लक्षण वाला जो जीन है अपना गुण को छुपा लेता है। यही प्रभाविता का नियम है, लॉ ऑफ डोमिनेंस। कहेंगे कैसे, चलिए इमेज से समझते हैं, इमेज से हम समझते हैं। इमेज से यहाँ पर समझिए, जैसे पौधे की लंबाई की बात करते हैं। देखिए प्रभावशाली लक्षण हो गया, प्रभावशाली लक्षण में जैसे कैपिटल टी हो गया, यहाँ पर लंबा पौधा है, और अप्रभावी लक्षण हो गया ये बौना पौधा। कौन सा, बौना पौधा। अब देखिए मेरे दोस्त यहाँ पर कि इससे हम जीन इसमें से सेक्स सेल यानी जीन को हम अलग अलग कर लेते हैं। यहाँ पर कैपिटल टी इधर, कैपिटल टी इधर, दो भागों में बांट देते हैं ताकि जो है क्रॉस कराने में सुविधा हो। यहाँ पर भी स्मॉल टी दो गो है, दो भागों में बांट दिए। अब यहाँ पर क्रॉस कराने में सुविधा होगा, आसानी तरीके से क्रॉस करा देंगे। तो क्या देखेंगे यहाँ पर कि प्रभावशाली वाला लक्षण, देखिए कैपिटल टी जो है ये प्रभावशाली लक्षण है, प्रभावी लक्षण है। इसका जो जीन है अपना जो प्रभावशाली बनाए रखेगा, लेकिन इसका जो जीन है ये प्रभावशाली अपना जीन प्रभावशाली लक्षण नहीं बनाए रखेगा, ये छुप जाएगा, हर बार जो है छुप जाएगा। कैसे, देखिए जरा ध्यान से देखिए। मान लीजिए कि हमने दो भागों में इसको भी बांट दिया, दो भागों में इसको भी बांट दिया। यहाँ पर बांट दिया तो क्या हुआ कि मान लीजिए कैपिटल टी यहाँ से आएगा, कैपिटल टी यहाँ से आएगा, तो ये हो गया कैपिटल टी। ये कैपिटल टी किससे टकरा सकता है, किस युग्मक से, किस जीन से टकरा सकता है। तो कैपिटल टी मान लीजिए एगो युग्मक ही रहा, और ये कैपिटल टी हो सकता है इस स्मॉल टी से टकरा जाए, इस स्मॉल टी से टकरा जाए। तो मेरे दोस्त यहाँ पर याद रखेंगे आप, ये जो कैपिटल टी है ये स्मॉल टी से टकरा सकता है। ऐसा भी हो सकता है मेरे दोस्त कि ये कैपिटल टी ये वाला स्मॉल टी से न टकरा करके इस बारे स्मॉल टी से टकरा जाए, ऐसा भी हो सकता है। इसलिए यहाँ पर देखिए ये कैपिटल टी जो है, ये कैपिटल टी किस से टकराने की क्षमता रखता है, तो ये दोनों स्मॉल टी से टकराने का क्षमता रखता है। इसलिए कैपिटल टी यहाँ तो है और ये कैपिटल टी इस वाले स्मॉल टी से टकरा सकता है, तो बनाएगा कैपिटल टी स्मॉल टी। दूसरी बात, ये वाला कैपिटल टी अगर इस कैपिटल टी से टकराया है तो उस इस स्मॉल टी से टकराया ये वाला कैपिटल टी, तो ये वाले टकराने का भी क्षमता रखता है कौन, ये वाला कैपिटल टी। मतलब ये कैपिटल टी जो दोनों स्मॉल टी से टकराने का क्षमता रखता है। देखिए कैसे,
यहाँ से ऐसे जाएगा तो ये वाला स्मॉल टी यहाँ आ जाएगा तो बना देगा कैपिटल टी स्मॉल टी, पहली बात। दूसरी बात, यहाँ से कैपिटल टी हो सकता है कि यहाँ आए और ये वाला छोटका ये इससे ना टकरा करके इससे टकरा जाए तो यहाँ पर बनेगा कैपिटल टी स्मॉल टी। तो दोनों ही कंडीशन में क्या देखा आपने कि यहाँ पर जो पौधा प्राप्त हुआ मेरे दोस्त वह लंबा पौधा प्राप्त हुआ। देखिए हमने बताया कि प्रभावशाली लक्षण अपना गुण को बरकरार रखता है और अप्रभावी लक्षण गुण यहाँ पर छिपा लेता है। तो कैपिटल टी का गुण दिखाई देगा, स्मॉल टी का गुण दिखाई देवे नहीं करेगा। तब पहली में देखा गया इससे जब क्रॉस कराए दोनों छोटका छोटका को लेकर के तब बड़का ही प्राप्त हुआ, लंबा पौधा प्राप्त हुआ। और दूसरी बात, जब इससे क्रॉस कराते हैं तो क्या होता है, इससे क्रॉस कराएंगे तो देखिए जैसे कैपिटल टी है ये वाला कैपिटल टी, ये कैपिटल टी भी इससे टकरा सकता है। सिंपल सी मतलब है, ये मान लीजिए कि ये कैपिटल टी यहाँ से आएगा, ये हो गया कैपिटल टी, तो हो सकता है ये कैपिटल टी इस वाले स्मॉल टी से टकरा जाए तो यहाँ पर कैपिटल टी हो गया, स्मॉल टी हो गया, पहली बात। दूसरी बात ये वाला कैपिटल टी हो सकता है इससे न टकरा करके इससे टकरा जाए तो यहाँ पर ये ऐसे गया और ये वाला स्मॉल टी से टकरा लो तो कैपिटल टी स्मॉल टी, ये हो गया। तो मेरे भाई यहाँ पर देखा गया कि जो यहाँ पर जो जितने सारे पौधा प्राप्त हुआ अपनी प्रभावशाली लक्षण को दिखाए हुए, अपनी जो जीन को, अपनी प्रभावशाली लक्षण वाला जो जीन है वो अपना गुण को दिखाया, लेकिन जो अप्रभावी लक्षण है अपना गुण को नहीं दिखाया। तो यानी यहाँ पर सबके सब जो पौधा प्राप्त हुआ सबके सब लंबा पौधा प्राप्त हुआ, क्योंकि सब में कैपिटल टी है और कैपिटल टी आ गया, इसका मतलब सबके सब लंबा पौधा है। सिंपल सी मतलब है। तो उम्मीद करता हूं यहाँ पर जो है आपको प्रभाविता का नियम क्या होता है आप बिल्कुल यहाँ पर समझ गए होइएगा। तो अब चलते हैं हम आगे, और आगे क्या है अगली स्लाइड की बात करते हैं मेरे दोस्त। यहाँ पर इस बात को समझिए। दूसरा है पृथक्करण का नियम। पृथक्करण का नियम कहने का मतलब है, पृथक्करण का कहने का मतलब है भाई अलग अलग ऐसे हो जाना है, दिल तो टूट जाता है, ठीक है, मतलब ऐसे हो जाना है, ठीक है। तो इस कदर से करना है। अब देखिए तो क्या करना है, पृथक्करण का नियम, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो कहता है इस नियम में कारक, कारक कहने का मतलब फैक्टर, जो जिम्मेदार होगा, जो फैक्टर होगा वो क्या करेगा कि वह युग्मक बनते समय ऐसे टूटेगा, टूट जाएगा। कैसे टूटेगा देखिए यहाँ पर, युग्मक बनते समय क्या कहता है, युग्मक कारक जो है, जो आपका कारक है, मान लीजिए कारक क्या है, शुद्ध रूप से लंबा पौधा और शुद्ध रूप से बौना पौधा, ये फैक्टर है, ये कारक है। ये जो है युग्मक बनते समय क्या कहता है, युग्मक बनते समय आधा आधा पृथक होकर, मतलब अलग अलग हट करके, आधा आधा बट करके, पृथक होकर के युग्मक में चले जाते हैं। बात सही है, इतना ही तो है पृथक्करण का नियम, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो क्या कहता है, इस नियम में जो फैक्टर होते हैं कारक, युग्मक बनते समय आधा आधा बट जाता है पृथक होकर। देखिए आधा इधर आ गया, आधा इधर आ गया, सिंपल। और इसमें स्मॉल टी भी था, आधा इधर आ गया, आधा इधर आ गया, बट गया। बात सही है, इतना ही तो है पृथक्करण का नियम। इतना लिख दोगे काम 35 हो जाएगा, ज्यादा कुछ इसमें कहने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आपको जो है पृथक्करण का नियम बिल्कुल समझ में आ गया होगा। आप चलते हैं अगले स्लाइड पर, और अगले स्लाइड ये रहा आपके बारे में द्विसंकरण। सबसे मजेदार यहां पर यही है, द्विसंकरण, थोड़ा सा लंबा और सीखने वाला, ठीक है। ये तो थोड़ा सा इससे पहले छोटा भी था और परेशान भी नहीं करेगा इससे पहले वाला, लेकिन ये हो सकता है कि आपको परेशान कर सकता है, लेकिन यहां पर परेशान नहीं होने देंगे आपको, यहां पर सिखाते हुए चलेंगे, ठीक है। चलिए मेरे दोस्त यहां पर देखिए द्विसंकरण क्या होता है। देखिए द्विसंकरण क्या है, मेंडल ने द्विसंकरण के लिए दो लक्षणों को लिया। ऐसे पहले क्या था, एकल संकरण में एक ही लक्षण के आधार पर दो अलग अलग पौधे के लिया और क्रॉस करा दिया। अब क्या है कि दो लक्षण को लेना है, दो लक्षण को, जैसे एगो को पीला ले लेते हैं तो एगो को हरा लेंगे, समझ रहे, इसलिए दो लक्षण हो गया यहाँ पर। तो कहा यहाँ पर कि मेंडल ने द्विसंकरण के लिए दो लक्षणों को लिया, इसमें गोल पीला बीज वाले पौधे का क्रॉस। देखिए क्रॉस कहने का मतलब है संकरण, गोल पीला बीज वाले, ये कैसा है, पीला बीज है, गोल पीला बीज वाले पौधे का क्रॉस मतलब ऐसे, ठीक है, ये क्रॉस झुरीदार हरे, ये क्या है, झुरी वाला देखने में लग रहा है कि मुरट्ठा बारे हुए, ये झुरी वाला,
ठीक है। झुरीदार हरे बीज वाले पौधे से कराया। क्या किया कि द्वि संकरण में कि दो अलग अलग लक्षण को लिया। एक तो गोल पीला पौधे का लिया, गोल पीला बीज वाले पौधे का क्रॉस झुरीदार हरे बीज वाले पौधे से कराया। तब यहाँ पर बहुत सारे रिजल्ट देखने को मिला। क्या क्या रिजल्ट देखने को मिला वो जरा सा ध्यान से देखते हैं। देखिए, आपको याद रखना पड़ेगा कुछ बातें कि गोल पीला जो होता है, गोल पीला को लिखने के लिए यदि आप कैपिटल आर और कैपिटल वाई लिख देते हैं, इसका मतलब हो गया गोल पीला बीज वाले पौधा। क्या हो गया? गोल पीला बीज वाले पौधे। अगर यहां पर मेरे दोस्त हम यदि लिख देते हैं स्मॉल आर स्मॉल वाई यानी स्मॉल आर स्मॉल वाई, इसका मतलब है झुरीदार हरे बीज वाले पौधे। अब देखिए, अब दोनों के साथ यहां पर क्रॉस कराया जाएगा। मान लीजिए कि इसमें से युग्मक ले लेते हैं, इसमें से युग्मक ले लेते हैं। क्रॉस कराते समय ये क्रॉस कराएंगे तो क्रॉस कराते समय युग्मक ले लेंगे यहां पर, ठीक है। तो ये देखिए, यानी युग्मक लेंगे और क्रॉस करा देंगे, यहाँ पर आराम से क्रॉस हो जाएगा। देखिए, तो ए में युग्मक लेंगे मतलब सेक्स सेल लेंगे तो क्या क्या आ सकता है? जीन बोलिए, सेक्स सेल बोलिए, यहाँ पर डजंट मैटर, यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, युग्मक भी बोल सकते हैं, ठीक। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है मेरे दोस्त कि यहाँ से युग्मक आ गया कैपिटल आर और ये गो लक्षण यहाँ से ले लीजिए कैपिटल वाई, तो युग्मक वो हो गया ये वाला। अगर हम इसमें जाते स्मॉल आर और स्मॉल वाई, ये भी क्या है आपके पास? युग्मक है। तो दोनों हमने युग्मक ले लिया। अब यहाँ पर क्रॉस कराया, तो क्रॉस कराया था क्या देखने को मिला मेरे दोस्त? देखने को यह मिला पहला पीढ़ी में यानी द्वि संकरण में पहला पीढ़ी में क्या देखने को मिला? कैपिटल आर तो कैपिटल आर, यहाँ से क्रॉस जब ऐसे करा रहे हैं तो दोनों तो आएगा ना, तो कैपिटल आर यहाँ से आया, स्मॉल आर यहाँ से आया, कैपिटल वाई यहाँ से आया, स्मॉल वाई यहाँ से आया, तो बन गया कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तो कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। पहला पीढ़ी में जो पौधा प्राप्त हुआ सबके सब गोल पीला बीज वाले पौधा प्राप्त हुआ। पहला पीढ़ी मतलब F1 पीढ़ी में द्वि संकरण में जितने सारे पौधे प्राप्त हुआ सबके सब गोल पीला बीज वाले पौधे यहाँ पर प्राप्त हुआ। सबके सब कौन सी पौधा प्राप्त हुआ? द्वि संकरण में याद रखें मेरे दोस्त कि सबके सब यहाँ पर कौन सी पौधा प्राप्त हुआ? तो सबके सब यहाँ पर गोल पीला बीज वाले पौधा प्राप्त हुआ। कैसे? क्योंकि कैपिटल आर जब आ गया और कैपिटल वाई, तो कैपिटल आर और कैपिटल वाई जहां पर भी दिखाई दे देगा, पहले हमने प्रभाविता का नियम आपको बता दिए हैं कि अपने प्रभावशाली बनाए रखना है, कैपिटल वाला स्मॉल वाला नहीं। तो कैपिटल वाला यहाँ पर अपनी प्रभावशाली को बनाकर रखेगा और यहाँ पर कैपिटल आर और कैपिटल वाई मिल गया, इसका मतलब गोल पीला होगा ही होगा और अपनी प्रभावशाली को बना कर रखेगा। तो इसका मतलब पहला पीढ़ी में जो भी पौधा प्राप्त हुआ मेरे दोस्त, सबके सब यहाँ पर जो पौधा प्राप्त हुआ वह सबके सब गोल पीला पौधा प्राप्त हुआ। अब क्या देखा गया कि यहाँ पर कराया गया सेल्फ पॉलिनेशन, स्वपरागन। क्या कराया गया? सेल्फ पॉलिनेशन, स्वपरागन। अब देखिए, अब क्या होता है यहाँ पर स्वपरागन हुआ तो क्या हुआ, ठीक है, देखते हैं। स्वपरागन कराने के लिए आपको पहले बात को समझना पड़ेगा। ये कैपिटल आर है, ये स्मॉल आर है, ये कैपिटल वाई है और यहाँ पर ये स्मॉल वाई है, ठीक है। अब देखिए, इसको चार भाग में ये आया कहाँ से? ये कहाँ से आया? मान लीजिए कैपिटल आर और यहाँ पर मान लीजिए स्मॉल आर, ये कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। देखिए, ये किस किस से टकरा सकता है? ये किस किस से टकरा सकता है? जरा ध्यान से समझिए। ये कैपिटल आर हो सकता है कि इससे टकरा जाएगा तो बना देगा कैपिटल आर कैपिटल वाई, पहली बात। ये हो सकता है कि कैपिटल आर इस कैपिटल वाई से न टकरा करके ये टकरा जाए कैपिटल आर जो है स्मॉल वाई से, तो दूसरा ये बना देगा। तीसरी की बात करते हैं स्मॉल आर के, तो स्मॉल आर जो है यहाँ पर इससे ये स्मॉल आर ये आ जाएगा, हो सकता है कि स्मॉल आर कैपिटल वाई से टकरा जाए तो ये बना देगा तीसरी बात। चौथी बात यहाँ पर जो है आ जाएगा आपके पास, वह क्या आ जाएगा मेरे दोस्त? तो देखिए, ये स्मॉल आर यहाँ आ जाएगा और स्मॉल वाई यहाँ आ जाएगा, ऐसे टकरा जाएगा, समझ रहे हैं? तो इस प्रकार से जो है चार गो जीन्स का निर्माण हो गया, यहाँ पर चार गो युग्मक बन गया। अब इसी चारों युग्मक को लेकर आप यहाँ पर क्रॉस कराया जाएगा और यहाँ पर एक चार्ट पेपर, एक जो है रेक्टेंगल के जरिए मैं आपको जो है समझाने की कोशिश करता हूँ इस चारों को लेकर के। जैसे कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई,
स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। अब इसी प्रकार से जो है ऐसे कर इधर 4 गो इधर रख देते हैं, 4 गो इधर रख देते हैं जीन, और यहाँ पर जो है हम क्रॉस कराते हैं युग्मक से युग्मक में। तो क्या होता है जरा ध्यान से देखिए। अब दूसरे पीढ़ी में इसमें क्या क्या प्राप्त होती है ये समझ लेना, सबसे बड़ी बात है। देखिए ये इसको क्रॉस कराना सिंपल बात है, आप भी क्रॉस करा सकते हैं। देख लीजिए यहाँ पर कैपिटल आर है, यहाँ से आ जाएगा, यहाँ कैपिटल आर है, यहाँ से आ जाएगा, तो 2 को हो गया कैपिटल आर। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर कैपिटल वाई, तब पहला जो होगा यहाँ पर सब बनेगा कैपिटल आर आर कैपिटल वाई वाई। दूसरी बात यहाँ से आया कैपिटल आर, यहाँ से भी आया कैपिटल आर, तो 2 गो कैपिटल आर बन गया। यहाँ से आया कैपिटल वाई, आइए वाला आ गया स्मॉल वाई, तो क्या बन गया मेरे दोस्त, कैपिटल आर आर कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। दूसरी बात, अगर तीसरी बात को कहते हैं तो यहाँ पर आ गया कैपिटल आर, स्मॉल आर यहाँ से आएगा, स्मॉल आर यहाँ पर आएगा कैपिटल वाई, और ये वाला आएगा कैपिटल वाई। तो क्या बन जाएगा यहाँ पर आप देखेंगे पहला पीढ़ी में कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई वाई बन गया। अगर हम अगली बात करते हैं अगली पौधा का, तो देखिए पहले लिखना, यहाँ पहले कोई भी चीज़ लिखना था कैपिटल लिखना, बाद में स्मॉल लिखना। तो देखिए ये कैपिटल आर यहाँ से आ जाएगा, स्मॉल आर यहाँ से आ जाएगा, अब कैपिटल वाई यहाँ से आ जाएगा, स्मॉल वाई यहाँ से आ जाएगा, तो बन गया यहाँ पर कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। फिर यहाँ से देखेंगे तो कैपिटल आर यहाँ से आएगा, कैपिटल आर यहाँ से आएगा, ऐसे ऐसे क्रॉस होगा, तो कैपिटल आर यहाँ, कैपिटल आर यहाँ, फिर से कैपिटल वाई पहले स्मॉल वाई बाद में, तो ये बन गया, ये भी पौधा ये बन गया। उसके बाद यहाँ पर देखो मेरे दोस्त कैपिटल आर यहाँ से आएगा, कैपिटल आर यहाँ से आएगा, अब स्मॉल वाई यहाँ और स्मॉल वाई यहाँ, तो स्मॉल वाई वाई बनेगा, सिंपल सी मतलब है। फिर से क्रॉस कराओ ऐसे और यहाँ ऐसे, तो क्या होगा मेरे दोस्त, देखिए कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, सिंपल। फिर से यहाँ पर क्रॉस कराइए इस वाला में, तो देखिए यहाँ पर कैपिटल आर स्मॉल आर और यहाँ पर क्या है तो स्मॉल वाई, देखिए स्मॉल वाई इधर से जाएगा, स्मॉल वाई इधर से आएगा, तो दोनों स्मॉल बनेगा, सिंपल सी मतलब है। सेम उसी प्रकार से इसमें जाएंगे, अगर तीसरा वाला में जाते हैं तो कैपिटल आर ये वाला कैपिटल आर, ये वाला स्मॉल आर, ये वाला कैपिटल वाई और ये वाला कैपिटल वाई, ये बन गया। अगर इसमें जाते हैं ऐसे आएगा ऐसे जाएगा, तो इसका मतलब कैपिटल आर, ये हो गया स्मॉल आर, ये हो गया कैपिटल वाई, ये हो गया स्मॉल वाई, ठीक है। सेम उसी प्रकार से अगर हम ऐसे इसमें जाते हैं इसमें, तो कैसे होगा, तो एक बार स्मॉल आर, फिर से इधर से जाएगा तो स्मॉल आर, यहाँ पर जाएगा तो कैपिटल वाई, यहाँ पर भी कैपिटल वाई, तो स्मॉल आर कैपिटल वाई वाई हो गया। फिर से यहाँ पर ऐसे जाओगे तो कैसे मिलेगा, स्मॉल आर, फिर से इधर से स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ऐसे आपको मैच करा के मिला लेना है। अगर हम लास्ट वाला में जाएंगे तो सेम इसी प्रकार से जो है आपको मिला लेना है, और ज़्यादा इसमें सोचने की आवश्यकता नहीं है। तो ये हो गया F2 पीढ़ी। अब देखिए द्विसंकरण में जितने सारे पौधा हुआ पहला पीढ़ी में, F1 पीढ़ी में जितने सारे पौधा हुआ था, F1 पीढ़ी में कैसा था, सब के सब गोल पीला बीज वाले पौधा था। लेकिन F2 पीढ़ी में ऐसा देखने को नहीं मिला, चेंज हो गया, बहुत सारे इसमें चेंज हुआ है, समझ रहे हैं। ऐसा नहीं कि गोल पीला प्राप्त नहीं हुआ, इसमें गोल पीला के साथ साथ झुरीदार हरा वाला भी बहुत सारे पौधा प्राप्त हुआ। कहेंगे कितने कितने, जैसे फिनोटाइप, मतलब बाहर से इस टाइप में जो प्राप्त हुआ, बाहर से जो देखने में लगा वह कितने कितने पौधे जो है प्राप्त हुआ, 9 गो जो है यहाँ पर गोल पीला प्राप्त हुआ, 3 गो, ठीक है, कितने 9 गो। तो इसका सिर्फ आप रेशियो ई बना दीजिएगा और इसका आप रेशियो याद रखिएगा। क्या याद रखिएगा, रेशियो। इसमें रेशियो होता है द्विसंकरण में दूसरा पीढ़ी में जो रेशियो होता है वह अनुपात होता है फिनोटाइप अनुपात। तो याद रखेंगे 9:3:1, 9:3:1। नहीं याद रखेगा तो मेरा एक ट्रिक का इस्तेमाल कर लो मेरे दोस्त, एक ट्रिक का इस्तेमाल कर लो, और ट्रिक है 9:33:1। कितना, 9:33:1, 9:3:3:1, ये हो गया। अगर आपको ये फिनोटाइप में द्विसंकरण में अगर जीनोटाइप याद रखना है, जीनोटाइप जो छुपा हुआ रहेगा उसको यदि याद रखना है मेरे दोस्त, उसको याद रखना है तो आप यहाँ पर याद रखें जीनोटाइप के ट्रिक के हिसाब से। इसका भी ट्रिक मैं आपको बता दूँ, इसका भी ट्रिक आपको बता दूँ। क्या ट्रिक याद रखना है, तो इसका ट्रिक का इस्तेमाल करना है 121, 242, 121, और सब में अनुपात लगा देना है। सब में क्या करना है मेरे दोस्त,
अनुपात लगा देना है, काम हो जाएगा 35। ठीक है, देख लीजिए, नहीं तो ऐसे आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि द्विसंकरण में फिनोटाइप अनुपात कहेगा तो 933 1 याद रखिएगा, और जीनोटाइप अनुपात कहेगा द्विसंकरण में तो 1 अनुपात 2 अनुपात 2 अनुपात 4 अनुपात 2 अनुपात 1 अनुपात 2 अनुपात 1 अनुपात 1, ऐसा 2 अनुपात 1 याद रखिएगा। तो ट्रिक इस्तेमाल कीजिएगा, 121 242 121, काम खत्म। ठीक है, तो इस प्रकार से आप बहुत सारे प्रश्न को बना सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको जो ये बिल्कुल समझ में आ गया होगा, और मैं आपको आगे बताना चाहता हूँ और आगे समझाना चाहता हूँ शानदार तरीके से। तो चलिए अब यहाँ पर देखते हैं अब क्या हुआ। मेंडल पगलाया, मेंडल क्या हुआ, फिर से अगला नियम दिया। क्या दिया? अब अगला नियम क्या देता है मेरे दोस्त? कहता है मेंडल ने द्विसंकरण से संबंधित एक और नियम दिया जिसे हम स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम कहते हैं, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। यानी अब और अगला नियम दिया, यानी 3 नियम को दे दिया मेंडल ने अपने प्रयोग में, यानी एकल संकरण और द्विसंकरण के आधार पर 3 नियम का प्रयोग कर लिया। 3 नियम यहाँ पर दे दिया मेंडल ने। ठीक है, और चलिए यहाँ पर तीसरा नियम क्या दिया वो देखते हैं। स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, ये तीसरा नियम है। ये किस पर आधारित होगा? तो ये द्विसंकरण क्रॉस पर आधारित होगा, मतलब द्विसंकरण पर आधारित होगा, एकल संकरण पर नहीं। ठीक है, तो चलिए अब देखिए, कहता है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, इस नियम के अनुसार 2 लक्षणों को एक साथ लेकर संकरण कराया जाता है। लक्षण 2 होना चाहिए, गोल पीला झुर्रीदार हरा। एगो पीला हो गया, एगो हरा हो गया, समझे? गोल पीला हो गया, झुर्रीदार हरा, तो ये गोल पीला हो गया, गोल पीला एक अलग हो गया लक्षण, और झुर्रीदार हरा एगो अलग लक्षण हो गया। तो ये कह रहा है कि इस नियम के अनुसार 2 लक्षणों को एक साथ लेकर संकरण कराया जाता है, मतलब क्रॉस कराया जाता है। समझ रहे? क्रॉस कराया जाता है, संकरण करने का मतलब है क्रॉस कराया जाता है। तो दोनों लक्षण के जीन स्वतंत्र रूप से युग्मक में चले जाते हैं। बात सही है कि दोनों लक्षण का जो जीन है स्वतंत्र रूप से युग्मक, ये तो हो गया एक युग्मक। ये क्या हो गया मेरे दोस्त? ये हो गया आपका युग्मक। ये क्या हो गया? युग्मक। ठीक है, सेक्स सेल। ये दोनों लक्षण का जो जीन है, दोनों लक्षण का जो जीन है और स्वतंत्र रूप से कहाँ चला जाता है? इस युग्मक में चले जाते हैं, और तब यहाँ पर होता है क्रॉस। क्रॉस करने का मतलब है जैसे सेक्स होता है उसी प्रकार से इसमें क्रॉस कराते हैं, तो ये सेक्स टाइप में हो गया। ठीक है, ये कहने का मतलब है। ठीक, अब देखिए मेरे दोस्त, तो क्रॉस जैसे हमने जनन चैप्टर पढ़ाया था ना, इस चैप्टर में उसी प्रकार से इसमें पढ़ना है। बहुत सारे चीज इसमें मिलता जुलता है। ठीक है, अब देखिए क्या होता है। कहाँ चला जी, समझ में आ रहा है ना? हाँ, अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर क्रॉस कराया जाएगा। ठीक है, युग्मक को, तो दोनों लक्षण का तो जीन जो है आगे, इस वाले लक्षण गोल पीला वाला और झुर्रीदार हरा वाला, ये दोनों लक्षण का जो है जीन इसमें आ गया और इसमें युग्मक में चला गया। कैपिटल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। अब भी दोनों के बीच होगा क्रॉस। क्रॉस होगा तो क्या होगा मेरे दोस्त? तो देखिए युग्मक में चले जाते हैं तथा स्वतंत्र रूप से अपना लक्षण प्रदर्शित करता है। बात सही है, स्वतंत्र रूप से अपना लक्षण को दिखाता है। कैसे दिखाता है स्वतंत्र रूप से अपना लक्षण को? ये कैपिटल आर है, ये स्मॉल आर है, तो इधर से आएगा कैपिटल आर, इधर से आएगा स्मॉल आर, तो कैपिटल आर स्मॉल आर, यहाँ से आएगा कैपिटल वाई, यहाँ से आएगा स्मॉल वाई, तो कैपिटल वाई स्मॉल वाई, नहीं कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, यहाँ पर दोनों तरफ से क्रॉस हुआ, ये हो गया। तो कहता है कि तथा स्वतंत्र रूप से अपना लक्षण को प्रदर्शित करता है। बात सही है कि स्वतंत्र रूप से। अब और जैसे हमने द्विसंकरण को कराया था अभी, फिर इसी से क्रॉस कराया था, तो इसमें जो छुपा हुआ लक्षण था ना, वो जो है अगला पीढ़ी में, ये तो खैर पहला पीढ़ी वाला बात है, वो भी जो है अगला पीढ़ी में, दूसरा पीढ़ी में अपना लक्षण को दिखा दिया था। अपने लक्षण को क्या कर दिया था? यहाँ पर दिखा दिया था। ठीक है, यानी दूसरा पीढ़ी में स्मॉल, यहाँ पर आर आर भी बना था, आपने देखा है लास्ट वाला में, स्मॉल आर आर स्मॉल वाई, मतलब झुर्रीदार हरा भी बना। मतलब ये लक्षण स्वतंत्र रूप से अगले पीढ़ी में जाकर दिखाएगा, ऐसा नहीं कि छुपा लेगा। समझ रहे? इसलिए कहा कि तथा स्वतंत्र रूप से अपना लक्षण को प्रदर्शित करता है, दिखाता है। यहाँ तो दिखाई दिया, और जो छुपा हुआ गुण है वो भी दूसरा पीढ़ी में दिखा देगा, जैसे हमने द्विसंकरण में यहाँ पर दिखाया था। ठीक है, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं
कि क्या हुआ कि भले ही यहाँ छुपा हुआ था मेरे दोस्त, यहाँ पर छुपा हुआ था। कहाँ छुपा हुआ था? पहला पीढ़ी में स्मॉल आर वाई छुपा हुआ है, लेकिन यहाँ नहीं छुपेगा। यहाँ देखिए स्मॉल आर स्मॉल वाई झुरीदार हरा लास्ट में यहाँ पर आइए गया, तो लक्षण यहाँ पर छुपा नहीं, दूसरा पीढ़ी में यहाँ पर पीढ़ी में दिखाई दे दिया मेरे दोस्त। इसलिए यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि कहा तथा स्वतंत्र रूप से अपना लक्षण को प्रदर्शित करता है। इसमें कहा इसमें एक लक्षण का जीन दूसरे लक्षण के जीन को प्रभावित नहीं करता। बात सही है कि इसमें एक लक्षण का जीन दूसरे लक्षण के जीन को प्रभावित नहीं करता। दूसरा पीढ़ी में अपना लक्षण को दिखाएगा ही, ऐसा नहीं कि छुप जाएगा, दूसरा पीढ़ी में अपना लक्षण को दिखाता है। दोस्तों याद रखें, ये हो गया स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। मेरे दोस्त इस प्रकार मेंडल ने 3 नियम दिया। कितने नियम दिया? 3 नियम। पहला प्रभाविता का नियम, लॉ ऑफ डोमिनेंस। दूसरा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, पृथक्करण का नियम, ठीक है। और तीसरा स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, ठीक है, स्वतंत्र अपव्यूहन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये 3 नियम को दिया। चलिए अब चलते हैं, धमाका करते हैं आगे। चलिए मेरे दोस्त यहाँ पर देखिए जीन। व्हाट इज जीन? भाई जीन होता क्या है? चलिए यहाँ पर समझते हैं जीन को। मेरे दोस्त यह आनुवांशिकता की मूल भौतिक एवं क्रियात्मक इकाई है। मतलब यह है कि जीन के बगैर कोई क्रियात्मक कोई कार्य नहीं हो सकता। तो बात सही है कि हमारे बॉडी में जीन होना जरूरी है, सभी के बॉडी में होता है, ठीक है, आपके भी बॉडी में होगा। तो कहता है कि यह आनुवांशिकता की मूल भौतिक एवं क्रियात्मक इकाई है। जैसे जीन के कारण ही आप मान लीजिए कि आपका जो है आप देखने में लगते हैं कि ना हम मम्मी पर गए हैं, हो सकता है कि आप पापा पर गए हैं, मतलब कि ऐसे आपको देखने में लगता होगा। इसका मतलब है कि जीन ट्रांसफर हुआ है। कहाँ से कहाँ? आपके पापा मम्मी से आप में, ठीक है। इसलिए यहां पर कहा कि यह आनुवांशिकता की मूल भौतिक एवं क्रियात्मक इकाई है। ओके, आप देखिए मेरे दोस्त, आगे हमने कहा कि जीन डीएनए से बना होता है। याद रखें, जीन डीएनए से बना होता है। किससे बना होता है? तो जीन यहां पर डीएनए से बना होता है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड से बना होता है। कौन? जीन। तो इसको जरूर ध्यान रखें। अगर हम आगे बात करते मेरे दोस्त कि लिंग का निर्धारण, आप देखिए लिंग का निर्धारण कैसे होता है। एक बात ध्यान रखिए, बेटा और बेटी को पैदा करने के लिए महिला जिम्मेवार नहीं होती है। इसलिए लोगों को जो है पढ़ना चाहिए, बातों को समझना चाहिए कि कभी भी बेटा और बेटी को पैदा करने के लिए यहाँ पर महिला जिम्मेवार नहीं होता है, बल्कि कौन जिम्मेवार होता है? तो पुरुष जिम्मेवार होता है, ठीक है मेरे दोस्त। तो यहाँ पर कहा कि लिंग का निर्धारण पिता के गुणसूत्र से होता है, यानी बेटा पैदा होगा कि बेटी पैदा होगा, इसके लिए जिम्मेवार है पिता, न कि माता, ठीक है मेरे दोस्त। अब देखिए कहता है मनुष्य में 46 गुणसूत्र होते हैं। बात तो सही है, मनुष्य में 23 जोड़ा यानी 46 गुणसूत्र होते हैं, जिसमें 44 ऑटोसोम गुणसूत्र, 44 ऑटोसोम इसलिए होते हैं ताकि हम 44 वो गुणसूत्र होता है हमारे शरीर को वृद्धि कराने में, हमारे शरीर के विकास कराने में हेल्प कराता है। जबकि दो लिंग गुणसूत्र होता है जो ये निर्धारित करता है कि बेटा होगा कि बेटी होगा। लिंग गुणसूत्र ये लिंगों का निर्धारण में सहायक होता है। मेरे दोस्त याद रखेंगे, हमारे बॉडी में या आपका बॉडी में 2 लिंग गुणसूत्र होते हैं, जो मतलब कि 2 गो जो है यहाँ पर सेक्स क्रोमोसोम होता है। के गो? 2 गो सेक्स क्रोमोसोम होता है जो लिंग गुणसूत्र के लिंग निर्धारण में सहायता प्रदान करता है। चलिए इस बात को भी यहाँ पर समझ ले मेरे दोस्त। एक तरफ लिखा हमने मेल, एक तरफ लिखा फीमेल मेरे दोस्त। और देखिए इसमें 2 गो लिंग गुणसूत्र कहा ना हमने, लड़का लड़की, मतलब लड़का में भी 2 गो लिंग गुणसूत्र और लड़की में भी 2 गो लिंग गुणसूत्र। और जो लड़का में जो लिंग गुणसूत्र होता है वह XY होता है, XY होता है। और जो लड़की यानी जो फीमेल में जो गुणसूत्र होता है, यहाँ लिंग गुणसूत्र
गुणसूत्र नहीं, लिंग गुणसूत्र। तो मेरे दोस्त इसमें जो लिंग गुणसूत्र होता है वह XX होता है। क्या होता है? XX। और लड़का में XY होता है। इसका मतलब अगर इसमें केवल XX है तो इसमें ये केवल लड़की को जन्म दे सकती है, इसमें लड़की पैदा होने का केवल गुण है, लड़की पैदा करवाने का इसमें केवल गुण है महिला में। जबकि इस लड़का में लड़का और लड़की दोनों पैदा करवाने का जो है गुण है लड़का में, ये क्योंकि X और XY दोनों लिंग गुणसूत्र यहाँ पर प्रेजेंट है। तो क्या होता है मेरे दोस्त, देखिए लिंगों का निर्धारण कैसे होता है। चलिए यहाँ पर थोड़ा सा हम इमेज बना देते हैं और लिंग का निर्धारण करके बताते हैं, फिर आपको इसमें अपने आप समझ जाइएगा। मान लीजिए कि एक तरफ यहाँ पर मेल है, मेल कहने का मतलब पुरुष है, एक तरफ यहाँ पर फीमेल है, एक फीमेल हो गया, एक मेल हो गया, ठीक है। मेल कर बोले तो पुरुष। आप देखिए कि आपको पता है कि पुरुष में लिंग गुणसूत्र क्या होता है? XY होता है मेरे दोस्त। और जो फीमेल में यानी मादा में लिंग गुणसूत्र होता है XX। अब देखिए इसको हम क्या करते हैं कि इसको हम दो भागों में बांट देते हैं ताकि हमको जो है लिंग का निर्धारण करने में, क्रॉस कराने में सुविधा हो। देखिए क्या होता है मेरे दोस्त, इस बात को देखिए कि ई वाला X यहाँ पर देखिए ये हो गया और ये हो गया। अब क्या करते हैं कि एगो X को इधर कर लेते हैं, ये वाला Y इधर बांट लेते हैं और यहाँ पर जो है इसमें आराम से जो है इस प्रकार से कर देते हैं। ये हो गया और ये हो गया। सेम उसी प्रकार से अगर हम इसको बांटने की कोशिश करते हैं मेरे दोस्त कि इसमें क्या होगा, ये वाला X अलग कर दीजिए और ये वाला X मतलब दोनों को अलग अलग कर दीजिए, अलग अलग, ये हो गया अलग अलग, ठीक। हालांकि लिंग निर्धारण में हमको सहायता मतलब कि खींचने में सहायता हो, कैसे होता है ऐसे देख लीजिए। अब देखिए मेरे दोस्त यहाँ पर ये हो गया और ये हो गया, मतलब ये आ गया इधर से, ये कहाँ से आ गया, ये आ गया इसमें से और ये चला गया इसमें। सेम उसी प्रकार से ये चला गया इसमें और ये चला गया इसमें, और इसमें कहे तो ये आ गया इसमें और ये आ गया इसमें, मतलब दो भागों में डिवाइड कर दिए ताकि हमको लिंग निर्धारण में सहायता हो। देखिए अब क्या होता है, पहली बात कि ये वाला X ये लड़का का X है, ये लड़का का X है। अब देखिए ये लड़की का X है, ये लड़का का X ये लड़की का X, मतलब लिंग गुणसूत्र। ये दोनों आपस में टकराएगा ऐसे, तब बनाएगा क्या, ये वाला X इधर से आया, ये वाला X इधर से आया। तो यहाँ पर जो XX देखिए लड़की में होता है ना, इसका मतलब यहाँ पर गर्ल्स पैदा होगी, लड़की पैदा होगी, सिंपल सी मतलब है। ये वाला X हो सकता है कि ये वाला X से न टकरा करके ये वाला X से न टकरा करके ये वाला X से टकरा जाए, तब क्या प्राप्त होगा, तब पर भी यहाँ वाला ये वाला X और ये वाला X आएगा। तो यहाँ पर कथी पैदा होगा, तो दोनों कंडीशन में मेरे दोस्त ये देखा जा रहा है कि लड़की पैदा हो रहा है। दोनों कंडीशन में क्या पैदा होगा, यहाँ पर लड़की पैदा हुआ। तो इसका मतलब लड़के तो जिम्मेदार है लड़का लड़की पैदा करने के लिए। इधर से तो हमेशा लड़की वाला गुण होता है, लेकिन लड़का में तब लड़का में जो है लिंग गुणसूत्र XY तो दोनों होता है, दोनों पैदा कर सकता है। तो गलती इसका है न कि गलती इसका है, समझ रहे हैं। लड़का लड़की पैदा करवाने के लिए या लड़का पैदा होता है या लड़की, तो गलती दोनों में किसका है, पुरुष का है, न कि यहाँ पर महिला का है। अब देखिए अब इस Y को टकराने की कोशिश करते हैं तो क्या हो सकता है, यहाँ पर जरा ध्यान से समझो मेरे दोस्त। ये वाला Y अगर यहाँ से लाए हम और ये वाला Y ये यहाँ से आया ऐसे और ये वाला X आया यहाँ से ऐसे, ठीक। तो ये क्या हो सकता है मेरे दोस्त, ये वाला X है और ये वाला क्या है, Y है। तो यहाँ पर XY हो गया, इसका मतलब लड़का पैदा होगा। XY हो गया, इसका मतलब क्या पैदा होगा, लड़का पैदा होगा। ये हो सकता है कि ये वाला Y इस X से न टकरा करके इस वाले X से टकरा जाए, तो ये जाएगा ऐसे और ये आएगा ऐसे और टकरा जाएगा ऐसे, यहाँ पर हो जाएगा X और ये हो जाएगा Y, समझ रहे हैं। तो इस कंडीशन में देखा गया कि लड़का पैदा होगा। क्या पैदा होगा मेरे दोस्त, यहाँ पर देखा गया कि लड़का पैदा होगा, इस कंडीशन में लड़का। तो ऐसे जो है लिंग गुणसूत्र का निर्धारण होता है। तो इस कदर से जो है आप यहाँ पर जैसे हमने बताया नीचे वैसे यहाँ पर हमने लिखा है। तो उम्मीद करता हूँ आपको जो है लिंग गुणसूत्र का निर्धारण कैसे करना है वह बिल्कुल आपको अच्छे तरीक़ा से समझ में आ गया होगा। चलिए इस बात को जरूर ध्यान रखेंगे। कहता है कि शुक्राणु में 23 गुणसूत्र होता है, हमने पहले भी बताया है, ये स्टारा में लिखा गया है कि शुक्राणु मतलब किस में होता है, लड़का में शुक्राणु पाया जाता है और लड़की में अंडाणु पाया जाता है, ठीक है। शुक्राणु में 23 गो गुणसूत्र होता है और अंडाणु में भी 23 गो गुणसूत्र
होता है। ये एक्स्ट्रा बात है, इसको ध्यान में रखने वाला बात है, ठीक है। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया है। अब चलते हैं अगले, और अगले स्लाइड को यहाँ पर देखिए। अब यहाँ पर मेरे दोस्त जानते हैं जैव विकास के बारे में। कौन सी विकास? जैव विकास। चलिए जानते हैं जैव विकास क्या है। जैव विकास कहने का मतलब है कि एक समय हुआ करता था मेरे दोस्त कि मनुष्य पहले ऐसे था, मतलब न्यूरल था, ऐसे मतलब कि कहा जाता है कि जैसे बंदर से, किससे? बंदर टाइप में। कैसे? बंदर ऐसे है, सेम उस पर ऐसे था, ऐसे, फिर ऐसे सीधा होते होते ऐसे हुआ, तो वही जैव विकास है। वही क्या है? ऑर्गेनिज्म इवोल्यूशन, ठीक है। तो क्या कहता है कि पहले बंदर टाइप में था, बंदर से ही जो है मनुष्य का निर्माण हुआ, कहा जाता है ऐसे, ठीक है। तो देखिए मेरे दोस्त, अब क्या होता है कि उसी टाइप में था और उसी टाइप से जो है मनुष्य बना, और ये जो स्पाइनल कोड है वह सीधा हुआ, ठीक है। तो कहता है इसके अंतर्गत निम्न कोटि के जंतु का उच्च कोटि के जंतु में क्रमिक विकास का अध्ययन किया जाता है। मतलब पहले क्या होता है, पहले निम्न कोटि का जंतु रहता है, मतलब उसमें विकास नहीं रहता है, और धीरे धीरे जब उसमें विकास हो जाता है, वृद्धि हो जाता है, तो कहते हैं अब जो है ये उच्च कोटि का, उच्च मानव बन गया, उच्च कोटि का जंतु बन गया। समझ रहे हैं? तो जैसे में क्रमिक तो विकास होगा धीरे धीरे। ऐसा होता है कि जैसे आप जो है क्लास 10th से पहले नीचे रहे होइएगा तो ये सब चीज़ जानते होइएगा? नहीं जानते होइएगा, बहुत सारे चीज़ नहीं जानते होइएगा। तो यहाँ पर देखिए, आप क्लास 10th में आ गए तो धीरे धीरे आप में विकास हुआ। यही है यहाँ पर जैव विकास। यही क्या है मेरे दोस्त? जैव विकास। तो समझिए, इसके अंतर्गत निम्न कोटि के जंतु का उच्च कोटि में, हाई लेवल में, उच्च कोटि के जंतु में क्रमिक विकास, क्रम बाय क्रम विकास का अध्ययन किया जाता है। यही क्या है? जैव विकास है। कहता है सबसे पहले जैविक विकास के क्रम में एक कोशिकीय जीव का विकास हुआ। ये भी याद रखेंगे, सबसे पहले जैव विकास के क्रम में एकल कोशिकीय जीव का जो है यहाँ पर खोज हुआ, विकास हुआ, ठीक है। एकल कोशिकीय जीव का विकास हुआ। दूसरी बात हमने लिखा, जैव विकास से संबंधित दो वैज्ञानिकों ने अपना महत्वपूर्ण सिद्धांत दिया। अब जैव विकास से संबंधित दो वैज्ञानिक ने अपना महत्वपूर्ण सिद्धांत दिया। पहला वैज्ञानिक है लैमार्क। लैमार्क ने अपना सिद्धांत दिया, जिसको हम लैमार्कवाद, बाद कहने का मतलब है अपना जो उसका मत था वही सिद्धांत, अपना जो उसका सिद्धांत था उसका नाम ही पड़ गया लैमार्कवाद। लैमार्कवाद, ये लैमार्कवाद क्या है? एक सिद्धांत है। किसका सिद्धांत है? लैमार्क का। लैमार्कवाद क्या है? एक सिद्धांत है। तो कहा कि लैमार्कवाद इस सिद्धांत के अनुसार जीव अपने वातावरण के अनुसार अपने शरीर में हुए परिवर्तन को अगली पीढ़ी को दे सकता है, इसलिए इसे उपार्जित लक्षण का वंशागति सिद्धांत कहा जाता है। मेरे दोस्त, कहता है इस सिद्धांत के अनुसार जीव अपने वातावरण के अनुसार अपने शरीर में हुए परिवर्तन को अगली पीढ़ी को दे सकता है, इसे उपार्जित लक्षण का वंशागति सिद्धांत कहते हैं। कहने का मतलब यह है कि जैसे आप जिराफ को क्या हुआ कि जैसे पत्ती को खाने के लिए, जिराफ को पत्ती को खाने के लिए गर्दन को लंबा करना पड़ा, तो जैसे क्या हुआ कि गर्दन को लंबा करना पड़ा, तो जो आने वाला जो पीढ़ी जो हुआ उसके बेटा बेटी जैसे जिराफ का, तो उसका भी जो है गर्दन जो है लंबा होने लगा। इसीलिए कहा कि इसको हम उपार्जित लक्षण का वंशागति सिद्धांत कहते हैं। उदाहरण के लिए जिराफ की गर्दन लंबे पेड़ों की पत्तियां खाने के लिए लंबी होती गई। कहा ना कि सिद्धांत के अनुसार जीव अपने वातावरण के अनुसार जैसे परिवर्तन होता है, जैसे वातावरण में क्या होता है, पहले जिराफ जो है, पहले एक के बार थोड़ी ना जिराफ का गर्दन लंबा हो गया होगा, ऐसा नहीं हुआ होगा, बिल्कुल नहीं हुआ होगा, पहले धीरे धीरे लंबा हुआ होगा जिराफ का गर्दन, ठीक है। तो अब जैसे परिवर्तन हुआ, लंबा किया, तो उसके बेटा बेटी में भी धीरे धीरे जो है गर्दन लंबा होते जाएगा, ठीक है मेरे दोस्त। इसलिए लैमार्कवाद को सिद्धांत का उपार्जित लक्षण का सिद्धांत कहते हैं। तो इसको यहां पर ध्यान रखें, एक नंबर में आ सकता है कि बताइए उपार्जित लक्षण के वंशागति का सिद्धांत किसे कहते हैं? तो याद रखिए लैमार्कवाद को। और मेरे दोस्त यहां पर देखिए कि कहा कि यह सिद्धांत जीन बैप्टिस्ट लैमार्क द्वारा अपना पुस्तक
फिलोसफिक जूलॉजिक में दिया गया। ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो सकता है कि ये लैमार्क ने ये उपार्जित लक्षण का वंशागति सिद्धांत अपने पुस्तक किस में दिया, तो यहाँ पर कहेंगे फिलोसफिक जूलॉजिक में दिया। ठीक, चलिए अब चलते हैं अगले स्लाइड पर और अगले स्लाइड की बात करते हैं मेरे दोस्त। ये बात को जरूर ध्यान रखें कि लैमार्क ने अपना सिद्धांत कौन सी बुक में दिया था, तो फिलोसफिक जूलॉजिक में दिया, इसको जरूर ध्यान रखेंगे। चलिए अगली बात करते हैं मेरे दोस्त। ये देखिए डार्विनवाद। डार्विनवाद भी क्या है, एक सिद्धांत है। किसने दिया था, डार्विन ने दिया था। सिंपल सी मतलब है, किसने दिया था, डार्विन ने दिया था एक सिद्धांत। क्या दिया उन्होंने, इस सिद्धांत के अनुसार आनुवांशिक लक्षण पर्यावरण के अनुरूप होती है, इसलिए प्राकृतिक चयन का सिद्धांत कहते हैं मेरे दोस्त। डार्विनवाद के सिद्धांत को हम प्राकृतिक चयन का सिद्धांत के नाम से जानते हैं। इस बात को जरूर रखेंगे। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत कहने का मतलब ये हुआ मेरे दोस्त, यानी कि प्राकृतिक, जैसे जो जीव जहां पर रह गया, जो जीव जहां पर रहने में सक्षम है वो वृद्धि होते जाएगा, और जो जीव जिस जगह पर रहने में, जिस स्थल पर, जिस जगह पर रहने में सक्षम नहीं है, वो तो उसका या तो उसका वृद्धि नहीं होगा या तो वह मर जाएगा। यही है प्राकृतिक चयन का सिद्धांत। यानी प्राकृतिक वातावरण के अनुसार जो जीव अपना जो है अनुकूलित उस वातावरण में बनाए रखा तो बेहतर है, और जो बनाए नहीं रखा उसका वृद्धि नहीं हुआ या तो मर गया। यही है प्राकृतिक चयन का सिद्धांत। तो कहता है इस सिद्धांत के अनुसार आनुवंशिक लक्षण पर्यावरण के अनुरूप होती है, इसलिए प्राकृतिक चयन का सिद्धांत कहते हैं। प्राकृतिक ने जिस जीव को चयन किया वो विकास होते गया, प्राकृतिक ने जिस जीव को चयन नहीं किया वो जो है उसका विकास नहीं हुआ या तो वो मर गया। सिंपल सी मतलब है, कहने का मतलब ये हुआ। और यह सिद्धांत चार्ल्स डार्विन द्वारा अपना पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में दिया। न जाने कि कितना बार एग्जाम में पूछा गया मेरे दोस्त कि यहाँ पर द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक किसकी पुस्तक है, क्या कहेंगे डार्विन का है। इन्होंने अपना सिद्धांत दिया था, इसमें कौन सा सिद्धांत, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत डार्विन ने अपनी पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में दिया। चलिए अगली बात। अब देखिए हमने पढ़ लिया विकास के बारे में, और जैव विकास से संबंधित दो वैज्ञानिक ने अपना अपना मत दिया, उसके बारे में भी पढ़ लिया। अब यहाँ पर हम समझते हैं विकासीय दृष्टिकोण से अंग दो प्रकार के होते हैं, और ये भी ना जाने एग्जाम में कई बार पूछा गया मेरे दोस्त। तो विकासीय दृष्टिकोण से अंग दो प्रकार का होता है। अंग कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का। तो विकासीय दृष्टिकोण से अंग दो प्रकार का होता है, वह कौन कौन होता है देखते हैं। पहला समजात अंग, होमोलोगस ऑर्गन। दूसरा असमजात अंग, या इसी को हम समरूप अंग कहते हैं, या इसी को हम समवृत्ति अंग कहते हैं, यानी एनालोगस ऑर्गन। पहली बात मेरे दोस्त आप समझो कि विकासीय दृष्टिकोण से अंग दो प्रकार के, समजात अंग होमोलोगस ऑर्गन, असमजात अंग एनालोगस ऑर्गन। तो समझते हैं समजात अंग क्या है। वीवीआई प्रश्न है, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव किसी में भी पूछा जा सकता है। चलिए, इस अंग की उत्पत्ति समान लेकिन कार्य भिन्न होती है। देखिए, भले ही उत्पत्ति समान हो लेकिन कार्य अलग अलग होगा। जैसे मनुष्य की हाथ, चमगादड़ के पंख, घोड़े के अग्रपाद, मेढक एवं छिपकली का पैर, सब में देखिए रीढ़ की हड्डी मौजूद है ना, इसलिए उत्पत्ति एक है लेकिन कार्य अलग अलग है। रीढ़ की हड्डी सब में, मनुष्य में भी रीढ़ की हड्डी होता है, चमगादड़ में भी स्पाइनल कोड होता है, घोड़े में भी स्पाइनल कोड होता है, रीढ़ की हड्डी। मेढक में भी रीढ़ की हड्डी होता है, छिपकली में भी रीढ़ की हड्डी होता है। सबकी उत्पत्ति समान है लेकिन कार्य सबका अलग अलग है। उत्पत्ति समान है लेकिन कार्य अलग अलग है। कार्य क्या है, जैसे मनुष्य की हाथ अपन अपन अलग अलग काम करता है, जो काम की जरूरत है। चमगादड़ का पंख उड़ने का काम करता है। घोड़े के अग्रपाद जो है छलांग लगाने का काम करता है, समझ रहे हैं, छलांग लगाने का काम करता है। मेढक
यहाँ पर क्या होता है, मेढक, मेढक भी क्या है, मेढक का भी अलग काम है, वो छलांग लगाता है। मेढक और छिपकली का पैर, यानी सब जो है अपने अपने अलग अलग काम को करता है, ठीक है। यानी इसका काम अलग है, जैसे मनुष्य के हाथ का अलग काम है, चमगादड़ के पंख का काम है उड़ना, घोड़े के अग्रपात का काम है छलांग लगा देना, अलग अलग तो काम हो गया ना। इसलिए ये समजात अंग में कार्य अलग है लेकिन उत्पत्ति सबका समान होगा, पहली बात। और दूसरी बात, लास्ट यहाँ पर मेरे दोस्त, और लास्ट की बात कर ले, लास्ट नहीं इसके बाद भी इक्का दुक्का होगा शायद। सबसे पहले असमजात के बारे में पढ़ लो। और असमजात, असमजात अंग क्या है, इस अंग की उत्पत्ति भिन्न, उत्पत्ति अलग होगा लेकिन कार्य समान होगा, उत्पत्ति अलग होगा लेकिन कार्य समान होगा। जैसे कीटों के पंख एवं चमगादड़ के पंख, दोनों में पंख जो है उड़ने का काम करता है, कार्य समान हो गया, इसलिए यह असमजात हो गया। थोड़ा सा तो अंतर है, जैसे कहने में तो अलग रहता है कि कार्य समान होना चाहिए, लेकिन कार्य इसमें जो है यहाँ पर इसमें कार्य असमजात में ऐसे समान कहने से मतलब है कि कार्य समान होना चाहिए, लेकिन इसमें कार्य ऐसे पहले वाला में कार्य असमजात का, ऐसे पहले समजात था, ठीक है। समजात कहने का मतलब कि कार्य समान होगा, लेकिन इसमें कार्य ही अलग अलग हो गया। और असमजात कहने का मतलब है, ऐसे कहने से लगता है कि कार्य होगा अलग अलग, लेकिन नहीं, कार्य ही समान है। थोड़ा सा यहाँ पर कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकता है, इसलिए इसको ध्यान रखें कि इसमें कार्य समान होता है समजात में। जैसे कीटों के पंख एवं चमगादड़ के पंख दोनों ही उड़ने का काम करता है, कार्य समान हो गया, तो यहाँ पर यह असमजात अंग हो गया, ठीक है। अगली बात करते हैं, चलिए जीवाश्म में क्या होता है। चलिए लास्ट कहला इसको छोड़े, जीवाश्म में भी यहाँ पर पढ़िए लीजिए। कहता है जब जीवों की मृत्यु हो जाती है, बात सही है, जीव मर गया, कोई भी जीव मर गया, तो जीवों की शरीर का अपघटन हो जाता है। जैसे जीव मरता है तो उस जीव को अगर मनुष्य ही मर जाता है तो क्या करते हैं, जला देते हैं, दफना देते हैं, यही काम तो करते हैं। तो क्या करते हैं, तो उसका अपघटन हो जाता है, यानी जला देते या दफना देते तो अपघटन हो जाएगा, ठीक है। तथा शरीर कि जिस अंग का अपघटन नहीं होता है उसे जीवाश्म कहते हैं। जैसे मान लीजिए मनुष्य मरेगा तो उसको जला देगा तो उसका हड्डी नहीं जलता रहता है जल्दी से, इट्स रियली कि हड्डी जो यहाँ पर नहीं जलता रहता है तो वही जीवाश्म है, ठीक है। और कभी कभी देखते हुइएगा कि पेड़ पौधे का जो पत्ती है वह दब कर रह जाता है, पेड़ जैसे कटाया, पेड़ कटा गया लेकिन पेड़ पौधे का पत्ती जो है पेड़ जगह रह जाता है, दब के कुचल कर रह जाता है, तो वह एक जीवाश्म हुआ। जैसे यहाँ पर देखिए पेड़ का पत्ता, बात सही है, हड्डियाँ और दांत, दांत जो है जल्दी नहीं जलता है, हड्डियाँ नहीं जलता है। और जीवाश्म लकड़ी, जीवाश्म लकड़ी कीटों के शरीर का अवशेष, जैसे कीटों के शरीर का अवशेष जो है, अवशेष मतलब कि उसका छाप मिलेगा, उसका अवशेष मतलब छोटे छोटे होकर कण मिलेगा, पार्टिकल्स मिलेगा, जो मिट्टी में दबकर सुरक्षित हो गया है, वो बाद में आपको देखने को मिल सकता है, वही जीवाश्म है, जीव का अंश, ठीक। तो उम्मीद करता हूँ आपको जीवाश्म और ये जीवाश्म बिल्कुल समझ में आ गया होगा। तो चलिए मेरे दोस्त, ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और मेरा वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। और आप लोग अच्छे से स्टडी जरूर कीजिए, आशा करता हूँ, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।